माई वाइफ इज एक्चुअली फ्यूचर टायरेंट की ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिंसेस को अपना पास्ट याद आता है कि उस समय ये दिन इस हिसाब से खत्म हुआ था। मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें थी, वो लाइफ का वो एंड था मेरा। पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो गई थी, पर उस लाइफ के उस एंड में मैंने अपने सामने सब कुछ देखा। बस मुझे हमेशा दिक्कत एक ही चीज की थी कि काश उस समय भी तुम अगर मेरे साथ होते तो मेरी मुझे कोई नहीं हरा सकता था। पर लेकिन इस समय बहुत ज्यादा अलग ही एंडिंग होगी। कैसा रहेगा? हमेशा से टॉप पे मैं थी और मैं ही रहूंगी, मेरे अलावा और कोई अगला ही नहीं बनेगा, और इसी प्रकार से मेरा अंत हो जाएगा। हम देखते हैं हमारा मित्र वहां आता है। वो इधर इतनी रात को कौन आया होगा? हम देखते हैं वो जैसी खोल के देखती है हमारा मित्र की, हेलो माय लव, क्या हाल है? वो इधर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरी माँ ने कहा था लड़का लड़की शादी से पहले एक कमरे में नहीं सो सकते, तुम मुझे कोई भेड़िए लग रहे हो पेड़ की घास में। बोलता, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। वो क्या है कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए क्या है कि अगर तुम्हें अगर क्या बोलते दिक्कत है तो कोई ना, मैं एक काम करता, कोठे पे जाके सो जाता हूँ। ये सुन के उसकी नौकरानी कहती कि मैडम के सामने तुम ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपनी मौत को देख रहे हो आखिरकार। हम जो एंसेंट्रल मतलब की क्लास से जो बिलोंग करते हैं, हम सभी लड़कियों की इज्जत करते हैं, पर इसकी इतनी मत की ये मैडम के सामने ही कोठे पे जाने की बात कर रहा है। ये तो मर गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जान दूंगी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कोठी की लड़कियां मुझसे ज्यादा बेटर है? क्या उनका जिस्म, क्या उनकी खूबसूरती मुझसे ज्यादा बेटर है? ये सुन के वो कहती कि ये मैं क्या देख रही हूँ, मुझे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो फिर आखिरकार तुम्हें मेरे साथ सोना चाहिए। मुझे वो मुझे याद आया आखिरकार तुम्हारे बगल में भी एक रूम है ना, तो वैसे भी तुम तो अपनी मेड के साथ हो। दो पति पत्नी के बीच में एक कबाब में हड्डी। ये संजोरे की कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी मेड को एक इसने कहा था कि आज रात इसे एक रिलेटिव के पास जाना है, क्यों है ना? है ना? हाँ 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 हाँ। बोले ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है मेरे बाबू, अब हम दोनों यहाँ पे हैं। वेल तुम यहाँ क्यों आए हो? मतलब वेल वो मैं यहाँ पे मैरिज ट्रायल से बचने के लिए आया हूँ। वो दो मेड जो कि मैरिज ट्रायल के लिए आई है, उनसे बचने के लिए। वेल मैंने उन दोनों से शर्त लगाई है कि आखिरकार मैं उनके साथ एक भी रात नहीं हो जाऊंगा। वेल इस वक्त फिलहाल वो मेरे रूम में है इस वक्त। तुम्हें क्या लगता है? मतलब मैंने सब कुछ सुना पैलेस के रूल के बारे में, बट मैं अपने पति को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। उदा आई नो, मैं तुम्हारा पति जो हूँ आखिरकार, मैं तुमसे वादा किया है, मैं भी बस एक पत्नी के प्रति ही लॉयल रहना चाहता हूँ। अपनी मेरी बॉडी आखिरकार कोई चीप थिंग नहीं है जो कि हर कोई शेयर से करता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहूंगा। यदि अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ रात बिता लूं तो जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स है उनके लिए तो बस सब कुछ पैलेस के रूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है, तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है वो मैड और मैरिज स्टाइल के बारे में। ठीक है, मैं तो बस कल के लेके सोच रहा हूँ कि कल जब मैं तुम्हारे मतलब कि वहां से रूम से बाहर निकलूंगा तो मुझे जानना है कि तुम्हारा और उनका क्या लुक होने वाला है। पर लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि चाहिए फिलहाल अभी हमें सोना चाहिए। हाँ हम सोने चलते हैं। ये सुन के वो कहती कि क्या सच में ये यहाँ सोने के लिए आया है? नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ आखिरकार, एक मर्द औरत एक ही रूम में एक ही बिस्तर पे है, सच में इतना जनरल है? मैं इसके लिए अट्रैक्टिव नहीं हूँ क्या आखिरकार? इसके दिमाग में मेरे प्रति कोई गंदे गंदे ख्याल नहीं है क्या? अभी शादी के लिए बस एक महीना हो रहा है, मैं एक पवित्र लड़की देखना चाहती हूँ शादी से पहले। इसे क्या लगता है मुझे फंसाना इतना आसान है? बट लेकिन मेरी पुरानी जिंदगी, कौन जाने कि कल मेरे साथ क्या होगा। कल क्या पता मृत्यु भी आ सकती है, क्योंकि मैं जानती हूँ यदि व्यक्ति ताकतवर बन भी जाए ना तो भी उसे पीस कभी नहीं मिलती है। वहाँ खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो यार, आ जाओ बेड के ऊपर। वैसे भी बात ही रात हो रही है, तभी उसे बुलाती है कि चलो मेरे बेड पे आओ, हम दोनों साथ में सोएंगे। मुझे ज्यादा लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर होते हैं कि बस जो मैं कर रही हूँ उसको करते रहो, और रात इस हिसाब से अच्छे से ब्लू लाइट एकदम अच्छे से बीत जाती है। दूसरी तरफ वो कहती है कि ये भगवान, ये कैसे जिंदगी चल रही है, इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी बाहर ठंडे में सोना पड़ रहा है, पर मालकिन के लिए मुझे करना पड़ेगा। अरे कोई खाने को दे दो। अगले दिन हम देखते हैं अम्मा मिनट बाहर आते हैं कि गुड मॉर्निंग। वहाँ पे बंदे कहते हैं देखें बेड आ चुके हैं, हम इनको कहाँ रखे आखिरकार? रूल्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे तंबू लगाने चाहिए। हमारे की वाओ इतने सारे लोग सुबह सुबह ही। वो कहता है कि कितना अजीब बात है, क्या मैं सूरज अब पश्चिम से उगा है क्या? तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? वो तो क्या हो रहा है ये देखिए। वहां सभी हैरान हो जाते हैं। अरे क्या, ये कैसा हो सकता है? मालकिन की इज्जत पहले ही उछल चुकी है, आखिरकार ये कैसे? तुमने हमारी मालकिन की इज्जत उछाल दी शादी से पहले ही, तुम दोनों ने आपस में ये सब कुछ कैसे होता है यार? यो हैगस, ये प्रोटोकॉल भगवान, ये मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता अब। ये समझो वो कहते काम ऑन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि हमें इज्जत उछाल दी? हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आखिरकार दो प्यार करने वाले
दो शादी करने वाले हैं, काफी का ये यंगस्टर्स के बीच में चलता रहता है। मॉडर्न युग में तो ये तो नॉर्मल है। तुम जाओ और थोड़ा आराम से सो लो, मेरी चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ देख लूंगा। ये उनके फॉलो कहता है कि कमीने आदमी, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, तूने सच में हमारे एम्पर की इज्जत उछाली है, तूने उनकी थर्ड प्रिंसेस के साथ ये सब कुछ क्या किया आखिरकार। हमें एम्पर को इसके बारे में ऑलरेडी बताना होगा, आखिरकार हमें शादी को होने से रोकना होगा, हमें इसे सजा देनी होगी। बता ऑल राइट अंकल फू, उनके लिए प्लीज कैरेज तैयार कर दीजिए, क्योंकि ये लोग फिर से वहां पे जाने वाले हैं रिपोर्ट करने के लिए, और खाने के लिए थोड़ा नाश्ता पानी भी दे दीजिए इनको। होता तुझे तो देख लेंगे बच्चे आखिरकार, बस तू यहीं रुक, हम देखते हैं। बाप कहता है कि बेटे तूने कहा था कि 10 दिन लगेंगे, पर तूने तो 3 दिन में इनको हरा दिया, तूने ये प्लान मैनेज कैसे कर लिया। मतलब चिंता मत कीजिए, मैं लिख के देता हूँ, ये लोग वापस आएंगे अभी कभी। हम देते हैं महल में, जहाँ पे वो कहता है योर मैजेस्टी। बोले क्या बात है। होता है कि टाइम सेक्टर से एक मतलब कि नोटिफिकेशन आया है, एक लेटर आया है जो कि वहाँ के लोगों ने भेजा है, और वहाँ की जो इमोर्टल है वो आपसे एक मिल के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। इनका कोई इरादा नहीं है आखिरकार माउंटेन से नीचे आने का, अब हम क्या करें। तो कहता देखा जाए तो माउंटेन के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, मैं तो बस बदले में प्रॉफिट चाहता हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना जाए, क्या किसी का नुकसान हो या किसी का फायदा, जहाँ मेरा प्रॉफिट वहाँ सब ठीक है। मेरे ख्याल से हिडन इमोर्टल सबमिट होने वाली है, उसमें कुछ तो होने वाला है आखिरकार बड़ा कमाल का, तो कैसा रहेगा हम भी वहां पे अपना कुछ दांव चले। अभी फिलहाल मेरे पास इतनी पावर नहीं है, ना ही मेरे पास इतने पावरफुल ट्रस्टेड पर्सन है जिनको मैं वहां ऐसा कर सकूं, पर इन द एंड हमें नहीं पता है अभी भी और क्या वहां पे और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कभी किसी को नहीं पता होता। उनको एक एग्रीमेंट के लिए बताओ, होता है क्यों नहीं मास्टर। तभी वहां पे वो बंदा आता है, यो मैजेस्टी बुरी खबर है, जोयू उसने उस पूरे क्लैन ने आके कहा गड़बड़ कर दी है। होता कमीने साले तू फिर से यहाँ गया, इसको वापस धक्के मार के निकालो यार। उधर ठीक है माइनर क्यों नहीं, उधर मैजेस्टी मेरी बात सुनिए, वो कमीना आदमी आपकी बहन, मेरी बात मैजेस्टी रुक जाइए। तभी वो उसे उठा के बाहर फेंक देता है। होता है मैजेस्टी के सामने तो कितनी बार आएगा, कितनी बार अपने आप को शर्मनाक करेगा। उधर हाँ ही इस समय सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। होता है इस समय इंपॉर्टेंट मैटर है, पिछले 3 दिन से तो यहाँ पे आता है और रिपोर्ट करके जाता है। खुदा माय लॉर्ड जो यूं बहुत एरोगेंट है, वो हमें मारता है, इसे बाहर निकालो। दूसरे दिन भी वो यही करता है, तीसरे दिन भी वो यही करता है। होता पर लेकिन इस समय बहुत ज्यादा गलत हुआ है, जो यूं ने एक रात स्पेंड की है थर्ड प्रिंसेस के साथ। ये सुन के वो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम आखिरकार, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम लोग जो रेजिडेंट में गए वहां पे कुछ भी नहीं कर पाए, वहां पे बस खड़े रहे, और वो जो यूं आखिरकार थर्ड प्रिंसेस का फायदा उठा के चला गया, जैसे मार्शल आर्ट का भी एम भी नहीं आता। तुम लोग कर क्या रहे थे, झक मारे थे। बोले नहीं वो हम लोग वो एक्चुअली हम लोग लापरवाह थे, हम लोग कुछ नहीं कहा है, वो सोई उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, हमें भी नहीं पता था। वो थर्ड प्रिंसेस के रूम में कर रहा था, वो कुछ नहीं बोल पाता, तो वो वहां पे चुपचाप वापस आ जाता है। बोले क्या हुआ यार, अरे तुम लोग तो जल्दी आ गए, क्या बात है। बोले मैंने तुमने सुना एम्पर के ऑर्डर के बारे में, प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है उनको अब थोड़ा और अलग जगह सबमिट कर दिया जाएगा, 4 महीने के लिए इनकी सजा है ये। मतलब पहली बार जब अलार्म बजता है तो एक मोटिवेशन आता है, दूसरी बार जब अलार्म बजता है तो नींद खराब होती है, तीसरी बार जब बजता है तो इरिटेशन होती है। तो बेटा तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे थे आखिरकार, मुझे तो खुद को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। होता है मुझे पता चल गया था, ऑफ कोर्स मुझे कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आ ही जाती है। एनीवेज प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है अब वो वापस नहीं आएंगे हमें परेशान करने के लिए, अनलेस जब तक ये एम्पर को गुस्सा ना दिला दे, इसलिए हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। सब काम हो गया, मैं चला सोने के लिए। हम उम्मीद थी कि मैंने और मेरी वाइफ ने एक साथ एक ही बेड को शेयर किया, पर फिर भी वो बेवकूफों का एक्ट क्यों करी है। वो कहता है इसने प्रोटोकॉल ऑफिसर्स को भी बड़े आराम से निपटा लिया, ट्रायल मैच को भी बड़े आराम से सेटल कर लिया, और बिना मुझसे पूछे। हम हमें देखिए कम ऑन, मैं ऐसा ये सब कुछ फ्यूचर में और आगे नहीं होने सकता। अगर वो ऐसी रही तो फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो बच्चे तो अलग हो, इस बच्चे को भी संभालना पड़ेगा फिर धीरे धीरे। उधर पर लेकिन मैं देख सकता हूँ मेरा बेटा अब इतना कैपेबल तो बन चुका है, सच में मेरे ख्याल से फ्यूचर में गद्दी इसे देनी पड़ेगी। वो कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने सुना है जब लोग दारू पीते हैं तब वो लोग सच्चाई बोलने लगते हैं, क्या पता उसका ट्रू नेचर भी बाहर आ जाए, ये बेटा रहेगा, लेके जाता हूँ। बाप कहता है कि मेरे ख्याल से मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, कमरे में बैठ के उसके साथ दारू पीनी पड़ेगी। जैसे ही वो किचन में आता है वो देखता है कि मेरी दारू की बोतलें। वो कहता है फाइनली मैं उठ गई, जिंदा उठी हूँ। मैं कल रात बाहर ठंड में सो रही थी, मेरे को बहुत गंदी वाली सर्दी लगी थी, पर फिर भी मैं यहाँ अंदर आ गई। हाँ थैंक यू स्पिरिट लॉर्ड, स्पिरिट लॉर्ड मैं एक बाहर चक्कर निकाल के आ जाऊँ। बोलते क्यों नहीं, तभी हमारा मीटर आता है। वो कहता है कमी नहीं। वो कहता है ओह तुम यहाँ पे आए हो, व्हाट कोइंसिडेंस। जोंग जी ने कहा कि इसका तबीयत बड़ा अच्छा है, ये बाहर एक चक्कर लगा के आ रही है, क्यों है ना। बोलते हाँ जा रही हूँ। बोलते चलो अच्छी बात है, यानी हम दोनों अकेले हैं। मैं देखो तुम्हारे लिए दारू लेके आया हूँ, क्या हम पिए। बोलते मैं दारू नहीं पीती। बोलते कम ऑन डोंट वरी, ये मेरे डैड का स्पेशल ट्रेजर आके का, वैसे ये दारू तो नहीं है,
पर लेकिन ये बड़ा कमाल का है, इसके अंदर थोड़ी भांग डाली हुई है और थोड़ा गांजा डाला हुआ है। हम दोनों अपनी शादी की मतलब की पहली रात के लिए जश्न करते हैं। उधर शादी की पहली रात जश्न, ठीक है, तो हवा घटाकर दारू पी देती है। तभी हम लेते हैं उसको, चढ़ जाती है आधे घंटे बाद ही, दोनों बोतलें खाली होने के बाद, कि तू जो यूं तू कितना बड़ा इडियट है, मुझे और दारू चाहिए। होगा सच में, तभी कहते हैं लड़कियों को हाथ में दारू नहीं देनी चाहिए, ये नहीं संभाल पाती आखिरकार। इतनी जल्दी ट्रैक्ट हो भी गई, इसने दोनों बोतलों को खाली भी कर दिया। ऑलराइट, एक काम करो, तुम चाय पियो, अब दारू छोड़ो, तुम चाय पियो आखिरकार। वैसे भी मेरे कोई गलत इंटेंशन नहीं है आखिरकार, तुम दारू पी के ये सब कुछ करो आखिरकार, मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं एक काम करूंगा, मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, बेड पे जाओ, जाके सो जाओ। उधर नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे पति हो आखिरकार। पति एक पत्नी को ऐसे छोड़ के जाता है, मुझे कंपनी दो। और वो कहती है कि तुम आज आदमी मेरे साथ यहीं रुकोगे, मेरे कमरे में मेरे साथ। वो एकदम मैं एक डिसेंट पर्सन हूँ आखिरकार, एक जेंटलमैन, मैं एक औरत का फायदा कैसे उठा सकता हूँ। पर लेकिन जबरदस्ती उसी बेड पे सोना पड़ता है। एक आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी हवस। तभी हम लेते हैं उसे, जूस पैरो बुलाती है। वो तब इसे क्या है, बोलो यार। उधर हाई प्रीस्ट, इमरजेंसी इमरजेंसी। कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो हमारे मतलब की क्लैन मेंस की तरफ बढ़ रहा है आखिरकार है, हमारे कहने में ली माइन की तरफ है, जो उनके इरादे सही नहीं लगते हैं। मेरे ख्याल से वो नॉर्थन बारबेरियन क्लैन से होंगे। प्लीज उधर, ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं उधर। हाँ जल्दी चलिए, उधर नॉर्थन बारबेरियन क्लैन। ठीक है, तो हम लेते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे सेना लेके बढ़ रहे होते हैं। उस गैरेज में एक लड़की होती है कि मास्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हम आखिरकार उस यूजलेस का ऑर्डर मान रहे हैं आखिरकार। उसका क्या ही स्टेटस आखिरकार, कि वो थर्ड प्रिंसेस है। उधर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वर्ती नहीं है? उधर ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो वर्ती नहीं है, उसमें इतनी क्या ही कैपेबिलिटी है, उसमें कहाँ इतनी क्वालिटी आखिरकार है। मतलब अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कौन है आखिरकार इतना कैपेबल? मेरे ख्याल से तो मुझे तो तुम लग रही हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हो इतनी कैपेबल जो कि तुमने स्पिरिट लॉर्ड बन सकती हो? और इसका नाम होता है यूईजी द ग्रेट जनरल। तो ऑफ कोर्स मैं ऐसा काम कर सकती हूँ आखिरकार। और वैसे भी वो बस पुरानी स्पिरिट लॉर्ड की बेटी है आखिरकार, उसके पास, और वैसे भी उसके प्योर ब्लड लाइन भी नहीं है, उसकी ब्लड लाइन तो पूरी है भी नहीं, ना ही उसके पास कोई टैलेंट है। कल्टीवेशन भी पता नहीं उसकी कहाँ से कहाँ तक की होगी, ज्यादा नहीं है, वो अनटैलेंटेड पर्सन है, हमें तो उसका ऑर्डर भी नहीं मानना चाहिए। बता, अगर तुम ब्लड लाइन के बारे में बातचीत कर रही हो तो ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी के 300 साल जिए हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं सुन रही हूँ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा पता है, शायद तक ये जनरल की पोजीशन अब मुझे तुम्हें दे देनी चाहिए। उधर आई एम सॉरी, वो जबान फिसल गई थी मेरी। उधर तुम्हें बस इतना पता है कि करंट स्पिरिट लॉर्ड जो है उनमें प्योर ब्लड लाइन नहीं है ना, पर तुम्हें अभी इस बारे में पता नहीं है कि प्योर स्पिरिट, हमारे स्पिरिट लॉर्ड जो है उनकी ब्लड लाइन बहुत पहले ही अवेक हो चुकी थी। यहाँ तक कि उन्होंने पेनुमराटा सुप्रीम टर्टल को भी अवेक कर दिया था, द फर्स्ट एंसेस्ट्रल बॉडी, जो कितनी सच यंग एज में उन्होंने अवेक कर दिया। रही बात करें उनकी कल्टीवेशन की, तो वो यहाँ पे सभी से सबसे ज्यादा ऊपर है। उनकी कल्टीवेशन डैन स्टेज पे है, यानी कि सेम एज मी। जबकि तुम देख सकते हो कि मैं कितनी बूढ़ी हूँ और वो कितनी जवान है। और रही बात करूँ उनकी पोजीशन की, उनकी पावर की, तो वो इतनी ज्यादा जिक्र वाली है कि वो अकेले ही पूरे 10 क्लैंस को बड़े आराम से खत्म करने की ताकत रखती है आखिरकार। उनके सामने सब बच्चे हैं। ना केवल वो हमारे स्पिरिट लॉर्ड है, ना ही उनकी कल्टीवेशन ज्यादा है, उल्टा सबसे साथ वो एक ड्रैगन गेट भी है आखिरकार। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल कैसे हो मेरे दोस्त, जो कि तुम आज चिपके बैठे हो? ये सुन के होती क्या कोई चुपके बैठा है? बता, ओह वाह, मैं पकड़ा गया। खैर कोई ना, ये व्हाइट हेयर वाली लड़की लाल आंखें, ये शायद एक एंसेस्ट्रल स्पिरिट क्लैन से बिलोंग करती है। उधर तुम कौन आखिरकार यहाँ कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? उधर ये क्या यार, ये बच्ची जैसी पहले थी वैसी की वैसी है। मेरी पुरानी जिंदगी में मुझे पता है कि पूरी की पूरी क्लैन जो है ये वुशु के अंडर में आती है आखिरकार। लेकिन जब वो प्रिजनर बन गई थी तो यही थी आखिरकार जिसने उसको बचाया था। एक जन्म में मेरे ख्याल से ये अभी भी उस हिसाब से ये बच्चों वाली इमेच्योर लड़की है। हाँ क्या कर सकते हैं, क्या कोई ना। एनीवेज, ये जो जितनी भी माइन और जो विच क्राफ्ट क्लैन जो है ये मुझसे बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, समझे? ये सब कुछ मेरे अंडर में आता है। होता है तुम इडियट, तुम्हें लगता है कि तुम विच क्राफ्ट क्लैन से बिलोंग करते हो, ये लो। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपनी तलवार को निकालती है कि मारो, और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। बोलते क्या सीरियसली? और वो वहाँ पे उसके सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है कि सच में तुम अभी भी इमेच्योर हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अटैक मुझ पे काम करेंगे? ये देख के वो खुद हैरान हक्की बक्की हो जाती है, पर वो रुकती नहीं है, वो गायब हो जाती है और हमारे मेकर पे अटैक करती है कि तुम मरोगे। और उसके बाद अपनी लास्ट अटैक करती है कि कहाँ गया आखिरकार? मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ यार तुम्हारे बगल में ही, और उसकी टांग पकड़ के उठा के जोर से उसको उसी की कैरेज में फेंक देती है। जनरल कहती है कि बच्ची हो तुम अभी भी, इसलिए तो मैं तुम्हारी बातों को कभी बुरा नहीं मानती, क्योंकि तुम बच्ची हो, इमेच्योर हो,
और एक पागल हो। प्लीज इसे माफ कीजिएगा, ये भी बच्ची है और इमेच्योर है, इसे नहीं पता कि इसे कैसे क्या करना है। वो तो कोई बात नहीं, पर लेकिन अब मजाक मस्ती से हटके बड़ा लंबा समय हो गया कैपिटल के अंदर। चलो फाइनली किसी ने तो मुझे अट्रैक्ट किया है, और अब से तुम मेरी अटैक की मेरी तलवार का अटैक चलो। और एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो उसके पूरे के पूरे आर्मी जो वो अपने साथ लेके आती है उस सबको वहां पे तबाह करके रख देता है। पर लेकिन तबाह नहीं, वो वास्तव में वहां पे एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ये देख के वो बोलता है स्वॉर्ड इमोर्टल, ये एक अर्थ इमोर्टल है। होता है कि सब लोग पैनिक मत हो, टेंशन मत लो सर, आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। आप आखिरकार हम इसे छोटे लोगों के ऊपर एक एहसान कर सकते हैं, प्लीज आप हमें जाने दीजिए। एक अर्थ इमोर्टल इस कैलेमिटी क्लैन के अंदर उनकी माइंड के अंदर कैसे आ गया? कोई रास्ता नहीं है आखिरकार, मुझे पीसफुली कैपिटल के अंदर पहुंचना आखिरकार, पर ये एक अर्थ इमोर्टल है, बहुत पावरफुल आखिरकार। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो मैं जूगू को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लूंगी। पर लेकिन यहाँ पे अगर वो आ गया तो फिर चाहिए सामने वाला भले अर्थ इमोर्टल भी क्यों ना हो, पर लेकिन ये जूगू को नहीं रोक पाएगा आखिरकार। मैं भी इससे बातचीत करती हूँ। सर कभी कभार ये बेटर रहता है कि अपने से कमजोर लोगों को छोड़ देना हमारे लिए सही रहता है। मैं जानती हूँ आप एक अच्छे दिल के होंगे, पर लेकिन जैसी वो आगे बढ़ती है मुझे महसूस होता है कि बाप रे, ये पावर, ये स्वॉर्ड इंटेंट, जितनी ज्यादा मैं इसकी क्लोज बढ़ रही हूँ मुझे भी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। क्या ये सच में कोई अर्थ इमोर्टल है? नहीं, ये ये पर्सन तो उससे भी ऊपर लगता है। और मामेट अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, वो घबरा जाती है। और क्या हुआ आखिरकार, क्या आप मुझसे फाइट करना चाहेंगी या फिर रिट्रीट? होता है मैं हार मानना चाहूंगी। ये सुन के सभी वहाँ हैरान हो जाते हैं। खुदा आपका शुक्रिया, आपने हमें मारा नहीं माय लॉर्ड। चलो वापस चले जाओ। और वो लोग वापस चले जाते हैं कि इस समय तो मैंने इनको जान ही दिया। हाँ चलो अच्छी बात है, फिर ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद हुआ नहीं आखिरकार, क्योंकि अब असली खेल तो आगे शुरू होगा इसके बाद। अगले दिन हुआ जी वहाँ थी कि मैडम मैं वापस आ गई, क्या यंग मास्टर आज भी वापस आएंगे? वो तो पता नहीं। वो तो वेल स्पीड लोड क्या हुआ? वो तो कल का जो ऑपरेशन है वो फेल रहा। वो तो क्या फेल रहा? ग्रेट जनरल होने के बावजूद भी? वो तो हाँ, अगर वही बात करूँ ग्रेट जनरल यानी कि शुई की, तो वो भी बहुत बुरी से हार गई थी। कल रात को एक सिंगल आदमी ने आके उनको रोक लिया था। हमारा कैलान बड़े आराम से उसके द्वारा हारा गया, बस एक सिंगल आदमी के द्वारा। नो डाउट वो एक अर्थ इमोर्टल लेवल का बंदा है। वो तो अर्थ इमोर्टल मतलब कि हमारे बहुत ज्यादा भारी नुकसान भी हुआ होगा। वो तो बिल्कुल नहीं, हमारा कोई भी बंदा मतलब कि कोई भी नहीं मरा, हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उस बंदे का कोई इंटेंशन नहीं था हमें मारने का। फॉर्चुनेटली हम सभी लोग सेफ हैं। मेरी पास्ट लाइफ में मुझे याद है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली एक अर्थ इमोर्टल वहां जाएगा कभी सोचा नहीं था। ये हमारे इम्पॉसिबल अभी के लिए तो कि हम उससे फाइट करें इस माइंड के लिए। इस वक्त हमें मैन्युफैक्चरर ड्रैगन गेट को डिले करना होगा। वजह तो स्पीड लोड, अब हम आगे क्या करें? वजह ऑब्वियसली कोर्ट को इसके बारे में रिपोर्ट हो, हाई इनको इसके बारे में बताओ। अगर वो हमारी नहीं हो सकी तो वो किसी की नहीं हो सकेगी। उधर कोर्ट में रिपोर्ट की काम करेगा वो तो एब्सोल्युटली, तुम बस जाओ वहां पे जाके बोल दो ये बात बड़ी मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। वो तो क्यों नहीं, वो वहां पे हाई को बता देती है। इंपीरियल पैलेस में सीक्रेटली इस मैसेज को मिल जाता है, तो हाई एक पूरी ट्रूप को वहां भेजती है कि आखिरकार तुम लोगों ने हाई के बारे में सुना? आखिरकार ठीक है, तो हमारे आखिरकार ये इंपीरियल फैमिली की अब इज्जत का सवाल है। चलो 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 कैलेमिटी क्लैन की तरफ। वो जैसे ही वहां जाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ हवा में एक तरफ वहां पे घर पे भट्टी में पिल पका रहा होता है। वो तो बॉस ये अच्छा नहीं है। वो तो काम डाउन, क्यों थक रहे हो आखिरकार? कभी कभार जीवन में शांत होना भी बहुत अच्छी चीज होती है। ऑलराइट है तो बताइए अब आप हम क्या करेंगे? आप वैसे कर क्या रहे हैं? वो तो तुम दिख नहीं सकता, मैं पिल बना रहा हूँ यार। वो तो पिल बना रहे हैं, वो तो एब्सोल्युटली तुम्हें समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी बेवकूफ कैसी हो। लगता है पिल बन गई। अरे यार ये फिर से गलत बनी है। खैर कोई ना, लगता है कोई दूसरा 1000 साल पुराना मशरूम को मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मालिक आप नेचर के प्राकृतिक तत्वों को, उनके ट्रेजर को बर्बाद कर रहे हैं। ये बड़ा कमाल का है, इससे आप ये मुझे दे देते मेरे काम आ जाता है। ये तो उसे छोड़ो, प्रॉब्लम क्या हुई मुझे ये बताओ। ओ अच्छा, क्या? एक मिनट, मेरी माइन को इंपीरियल गार्ड्स ने घेर लिया है? तो मेरी माइन है यार आखिरकार, ये कैसे कर सकते हैं? ये सुन के वो कहते क्या मोड़, कुछ दिन पहले मेरे को कह रहे थे कि ठंड रखने की जरूरत है, अब खुद ठंड नहीं रख रहे हैं आखिरकार। मुझे ऐसा हो सकता है जिन लोगों को मैंने कल रात जाने दिया मेरे ख्याल से उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। वेल हमें कितने का नुकसान हुआ अब तक? उधर जीरो, उधर जीरो, नो वे। इंपीरियल गार्ड ये सभी लोग तो एम्बर जी के इलाइट डिवाइन ग्रुप में से एक है, हमें कोई नुकसान कैसे नहीं हुआ? मतलब आपने ऑलरेडी इसके बारे में पहले भी मेंशन किया था लास्ट नाइट जब नॉर्थन बारबेरियन क्लैन जब यहाँ से चला गया था, तब इंपीरियल गार्ड मतलब कि क्लैन जब यहाँ आ रहा था तो मैंने ऑलरेडी उन सबको जाके इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके कारण वो सब लोग वहां से भाग गए थे। बोला अच्छा, यानी कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये बात अच्छी है, इंटरेस्टिंग। बोला हाई प्रेस्ट, इसका मतलब बोला टेंशन मतलब अब ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे वैसे भी अभी टाई के ऊपर अटैक हुए ज्यादा समय हुआ नहीं है, 1 से 2 हफ्ता ही हुआ होगा। और अभी ये कैलेंडर हमारे क्लैन भी अगर ढूंढी गई है
तो अभी फिलहाल हमारे लिए ये बेटर रहेगा कि हमें जितना हो सके उतना अभी शांत रहना होगा लो प्रोफाइल में। ये दोनों प्लान में सुनते मेरी सडनली काइंडनेस के कारण फील हो चुके हैं। अगली बार मैं इतना ज्यादा काइंड नहीं होगा। पर वही सच्ची चीज बताऊँ ना, नॉर्थन वेस्टर्न बार्बेरियन क्लैन की जो लीडर है वो बड़ी कमाल की औरत है। कभी एक दिन चांस मिला तो जरूर मिलेंगे। पर वहीं अगर सच्ची बताऊं तो मुझे पता भी नहीं है कि कार वो दिखती कैसी है आखिरकार। क्या पता हम मिल भी जाए। हम मिलते हैं वो वहां पे आती है तो सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो माय लव। वो कह रहा है तुम अचानक से यहाँ पे। वो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो देखिए नक्सड़ी कहाँ से आ गई। वो हमारे मीर के कंधे पे जाके बैठती है। वो तो वाह छोटी सी चिड़िया मुझे अच्छी लगी। क्या मैं इसे टच करूं। वो तो तुम स्टूपिड औरत। तुम्हें क्या लगता है तुम हम दोनों के बीच के इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन को ऐसे ही रोक सकती हो। इनका और मेरा बॉन्ड बड़ा कमाल का आखिरकार। तुम मुझे टच तुम छू भी नहीं सकती आखिरकार। आंख से आंख मिलाने की औकात नहीं है तुम्हारी। खुदा हाँ क्यों नहीं, आखिरकार जो मेरा है वो तुम्हारा ही है माय लव। ये सुन के बोलती क्या नहीं, और उसे प्लग चिपकते ही ले लेती है। अरे बाप रे इतनी स्पीड, सच में लड़की इस जानवरों के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड है। मतलब वाह कितनी क्यूट है। वो कहता है औरत छोड़ मुझे, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। वो तो मैं जानती हूँ तुम जैसे स्पिरिट एनिमल्स को तुम्हारे पास दिमाग होता है और तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, बट तुम मेरे पति के पेट हो। आई एम योर मिस्ट्रेस। तो तुम्हें मेरी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये सुन के वो घबरा जाती है। हम आमिर तो ये वाह क्या बात है। सच में मेरी बीवी एक इमेच्योर टाइप का एक्ट कर रही है। मुझे जानवर सच में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं पर पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे हाई प्रेस बचाइए। Oh, that's so cute। अगर तुम इसी प्रकार से हिलते रहे तो याद रखना तुम्हें कल रात बाद में कुत्ते अपने डिनर में खाएंगे। उधर ये पंछी बड़ी प्यारी है, क्या मैं इसे कुछ दिनों के लिए रख दूं, इसका ध्यान रखूंगी। उधर क्यों नहीं, जो मेरा है वो तुम्हारा ही। हाँ ना, तुम्हें जितना दिन रखना रखो। तुम कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी, तुम क्या कही थी कहीं से, मतलब तुम उन प्रोटोकॉल ऑफिसर्स की बात करी हो तो वो तो हमें ज्यादा हैंडल करने वाले हैं नहीं। पर वही बात करें वो मेरे बारे में, वो ही बात है तो मेरे बारे में ले लिखते हैं हर बंदा। नहीं वो मुझे कुछ और बात करनी थी। यहाँ हो यार यू वो तो हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, मिस्ट्रेस ने ये आपके लिए बनाया है आखिरकार। मेरे जैसा आदमी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। ये गुड लक चाम, पर तभी वो उसकी आंखें देखता है जो कि सूची हुई होती है कि रख लेता हूँ। तुमने जो इतना प्यार से बनाया है आखिरकार मैं कैसे ना रखूं। मतलब यंग मास्टर आपके पिताजी ने बुलाया है। मतलब ठीक है मैं चलता हूँ, ओके ध्यान रखना। अरे नहीं माइली मुझे वैसा मत छोड़िए। उधर वेल स्पिरिट लॉर्ड आप इस पक्षी के साथ ऐसा क्या करेंगे। ये पक्षी बहुत रेयर है, ये एक स्पिरिट पक्षी है। ये हमारे लिए आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा। वो तो कैसे, हमारी बर्ड कहती है कि तू कमी नहीं औरत, बस देखती जा जैसे मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी तेरा असली चेहरा मैं अपने मालिक के सामने लेके आऊंगी। होता है कि मेरा बाबू इस वक्त थोड़ा कमजोर है आखिरकार है। मैं जानती हूँ कि इसको इमोर्टल बना दिया है लेकिन वो अभी फिलहाल थोड़ा कमजोर है। मुझे उसकी ध्यान रखने के लिए कोई एक सिक्योरिटी वाला पर्सन तो चाहिए ना। मेरा पति है वो। डोंट माई स्पीड लोड, मैं इस पक्षी को अच्छे से खाना खिलाती रहूंगी। बोले खाना, अब साले में स्पीड स्टोन खाती हूँ, तुम्हारे खानदान भी जाएगा एक स्पीड स्टोन लाने के लिए। फिर वो पॉइंट गिनती है कि हुआ क्लैन का सेकंड सन वो अचानक से पागल हो गया था। ठीक है अचानक से बाद में उसके बारे में कोई मूवमेंट नहीं कि हुआ क्लैन आगे क्या कर रही है। मेरे ख्याल से वो आगे अभी भी वापस नहीं आएगी कुछ समय के लिए। तो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स का काम हो गया है, उनको सजा मिल चुकी है। रही बात है ट्रायल मैनेज की, वो दोनों मैं उनकी मेट्स है, वो भी यहाँ से जल्द से जल्द जाने वाली है। अब मेरे पति के आसपास भी नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक की बात करूँ टाइमिंग, वो भी इसे बहुत बड़ी इंजर्ड है किसी अननोन मास्टर के द्वारा। कैनिबिलिटी माइंड जो है वो भी किसी एक्सपर्ट ने हमसे ले ली है, चोरी कर ली है। सब कुछ अभी फिलहाल एकदम सही चल रहा है। पर अभी फिलहाल मुझे डर है कि आने वाला खतरा कुछ होने वाला है। पर वो खतरा क्या है अब मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं उसके बारे में। मेरी पुरानी जिंदगी में जो जो हुआ था वो सब तो मुझे याद है, पर जिंदगी फिर तो यहाँ बदल रही है, कुछ अलग चांसेस हो रहे हैं। तो मुझे इनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने अपनी जिंदगी आगे अपने पति के साथ कैसे गुजारनी है वो सोचनी चाहिए। और इसी समय हम आप में क्या फिफ्थ प्रिंस माउंटेन से नीचे आ रहा है। वो तो 10 सेकंड वो आखिरकार जल्द ही कैप्टन में आने वाला है। वो फिफ्थ प्रिंस, वो है कौन, वो दिखता कैसा है, क्या उसने हमसे कोई पैसा उधार दिया है, क्या हमने उससे पैसा उधार दिया जो कि हमसे लेने आ रहा है। होता ही ये नेचुरल है, तुम्हें पता नहीं होगा आखिरकार। वो मोस्ट ऑफ सेकुलेशन में रहता है आखिरकार स्टार माउंटेन के ऊपर। उसे दुनिया की घंटा कोई परवाह नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि फिफ्थ प्रिंस जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर आई है, यानी एस्ट्रोलॉजर आई है उसके पास। वो भविष्य देख सकता है, वो किसी को भी देख के ये बता सकता है कि कौन सामने वाला कैसा है। वो तो एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर क्या वो कोई तांत्रिक वांत्रिक है क्या, पंडित वंडित है क्या जो कि आगे का भविष्य देख के बता सकता है कि कुंडली नक्षत्र में क्या चल रहा है। वो तो नहीं, इतना भी आसान नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो। फिफ्थ प्रिंस जो है वो अपने साथ डिवाइन आइज के साथ बोर्न हुआ था। वो कुछ भी देख सकता है, लोगों का भाग्य, उनकी स्किल, उनका भविष्य, सब कुछ इंक्लूडिंग किसी बंदे की रियल आइडेंटिटी। तुम्हें अगर वो
अगर उसने तुम्हारी अपनी आंखों से तुम्हें देख लिया तो एक बात बता दूं, जो सच्चाई जो तुम इतने समय से छुपाते आ रहे हो वो महज सिर्फ 2 सेकंड के अंदर रिवील कर देगा वो आदमी। वो तो क्या आपके कहने का मतलब है कि एम्पर उसको भेजेगा मेरे को टेस्ट करने के लिए? वो तो बड़े होशियार हो। मेरे ख्याल से भी मेरे को इस बारे में पूरा आइडिया तो नहीं है, पर वो जल्दी ही नीचे आने के बाद डेफिनेटली तुम्हें टेस्ट करने आएगा। फिफ्थ प्रिंस की डिवाइन आई जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ठीक है, तब तो मैं चला ये शहर छोड़ के बाहर, मैं उसकी नजरों में नहीं आऊंगा। उधर भागना इतना आसान नहीं है, बच्चे वापस आ। आई नो, जानता हूँ फिफ्थ प्रिंस की डिवाइन आई बहुत ज्यादा पावरफुल है, कैपेबल है, बट लेकिन मेरे पास एक और रास्ता भी है। मैं ईस्टर्न सबवर्ल्ड टेम्पल के अंदर जाना होगा मेरे साथ, और वहाँ पे एक पर्सन है जिससे बात करनी होगी। और याद रखना अपनी डिवाइन स्पोर्ट भी अपने साथ ले लेना। उधर ठीक है, पर्सन से मिलने जाना है, इसमें डिवाइन स्पोर्ट कहाँ से बीच में होगी? हमें वो क्यों लेके जानी है? हो गया था बच्चे, तो भी चीजें समझानी है। वहाँ जो बंदा बैठा है वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो आदमी भले ही बोना जरूर होगा, पर लेकिन सच में अगर एक बात बताऊँ ना, वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो एम्पर को भी बड़े आराम से हरा दे। ये बात है तेरे पैदा होने से पहले की। मैं एक आर्मी को लीड करता था, और मैं आर्मी को लीड करके डीमन किंगडम की तरफ जाया करता था उनको हराने के लिए। किंग पिंग, मैं वैसे भी अब आर्मी को लीड कर रहा हूँ आखिरकार। मैं आर्मी को लीड करके वहाँ पे उन सबको हराऊंगा, छोटे छोटे सोल्जर्स को और बाकी टेरिटरीज को वहाँ पे ले लूंगा, जिससे हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तुम मुझे डिफेंड करोगे, नॉट अ प्रॉब्लम। तुम भाभी को मेरी कैद में छोड़ सकते हो, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। उधर साले हर चीज में मेरी बीवी को क्यों बीच में लेके आता है, तेरी माँ का। उधर जंगल रुक जाइए। उधर ठीक है, करंटली इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं। हमें इस पूरे माउंटेन को तोड़ के यहाँ से जाना होगा। हमारा मिलिट्री टूर आखिरकार वहाँ पे जाएगा कैसे? उधर डोंट वरी, मिशन को मैं देख लूंगा आखिरकार। तू बस भाभी को मेरे पास भेज देना। ये सुन के बोल कि हर चीज में साले कमीने, हर चीज में मेरी वाइफ को बीच में क्यों लेके आता है साले कमीने। उधर जंगल रुक जाइए। उधर और ये सब हुआ था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा पार्टनर है, पर लेकिन तुम्हें उसके सामने बड़े अच्छे से बात करनी होगी, क्योंकि तुम लोगों की लेते हो, वो भी लोगों की लेता है। तुम दोनों आखिरकार एक दूसरे के रोस्टर जो हो। वो बताइए, मेरा पहली बार जिंदगी में कि मैं आपके गुस्से के बारे में इतना कुछ सुन रहा हूँ, आपके इतिहास के बारे में। तो जल्दी करो, इससे पहले कि डिवाइन प्रिंस, इससे पहले फिफ्थ प्रिंस यहाँ है। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें उसके पास जाना होगा। हम लेते हैं उस घर के पास में, वहाँ पे हम लेते हैं एक आदमी आ रहा होता है। हम लेते हैं, ये होता है फिफ्थ प्रिंस, क्योंकि अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करके उस घर के ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक टर्टल का डायग्राम होता है। वो अंदर जाता है तो वहाँ पे एक बंदा कहता है, वाओ व्हाट अ काइंड ऑफ पर्सन यू आर। मेरे इस बेचारे से गुस्ल खाने में तुम्हारे यहाँ पे आना कितना इम्पोर्टेंट हुआ फिफ्थ प्रिंस। आखिरकार तुम यहाँ पे पूरी आर्मी लेके आए, क्या मुझे अरेस्ट करने आए हो फिफ्थ प्रिंस? वो तो मैं हूँ फिफ्थ प्रिंस, मैं यहाँ आपसे ब्लैक टोटोइज का डायग्राम लेने आया हूँ। मतलब ब्लैक टोटोइज का डायग्राम? फिफ्थ प्रिंस, तुम्हारे पास ऑलरेडी डिवाइन आई है। क्या हुआ प्रिंस, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई और आके मुझसे ये डायग्राम ले लेगा? मैं जानता हूँ तुम इस डायग्राम के साथ क्या करोगे। तुम मेरे दोस्त यानी कि जू क्लैन के ऊपर वहाँ पे अटैक करने जाओगे। यदि मैं तुम्हें ये दे भी देता हूँ ना, तो भी इसमें सिर्फ मेरा नुकसान ही है। इससे अच्छा मैं किसी और को दे दूँ। अच्छा तो क्या हुआ आखिरकार अगर मैं जू क्लैन की तरफ एम करके बैठा हूँ तो? मतलब अच्छा नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ब्लैक टोटोइज डायग्राम जो है वो मेरा स्पीशीज ट्रेजर है, इस पूरे टेंपल का स्पीशीज ट्रेजर है कि और बंदा इसे वापस नहीं लेके जा सकता। मतलब व्हाट इफ अगर मैं इसे लेके चला जाऊं तो? होता कि मेरी हड्डियों में अभी भी जोर है, संग नहीं लगा, समझी? तुम्हें लगता है कि तुम यूजलेस पर्सन के साथ मेरे पे अटैक कर सकते हो? मत भूलो, तुम्हारी आर्मी का मैं पुराना जनरल हुआ करता था, तुम्हारे से पूरे किंगडम का, जिसने इस दुनिया में अब तक 20,000 लड़ाइयाँ जीती है। हो आखिरकार 21,000 लड़ाइयाँ मैंने लड़ी है। वो बता कमीने, वो था बस करो। किंग पिंग, मैं बस तुमसे यहाँ पे या बातचीत करने आया हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है आखिरकार। वैसे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में मैं अकेले आया हूँ, तो मैं बता दूँ हैमिली थंडर मिलिट्री को मैं अपने साथ लेके आया हूँ, जिसमें 20,000 आदमी है, जिनके अंदर हाथियों से भी ज्यादा वजन है, जोर है आखिरकार, समझे? और यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा द फिफ्थ ज़ूगो बाई जुआंग भी यहाँ पे है। किंग पिंग, आई होप तुम अपना ये एक्ट बंद करो और मुझे चुपचाप ही दे दो आखिरकार, अदरवाइज मुझे नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। होता तुम मुझे धमकी दे रहा है और तू ज़ूगो को भी यहाँ लेके आया है। दूसरी तरफ हम दीते बाप वहाँ पे घोड़ा लेके आ रहा होता है। हम दीते हैं वो पुरानी बातें याद करता है कि टेंशन मत ले किंग पिंग, हम बस मिलिट्री बेस में पहुंचने वाले हैं, होल्ड ऑन कर। होता तुम्हें लगता है कि आखिरकार मैं होल्ड नहीं कर पा रहा? तुम्हारा बेटा अभी भी पैदा हुआ है, क्या वो अपने इसको मुझे पहचान पाएगा? क्या वो अपने इस गॉड फादर को पहचान पाएगा? क्या मैं जिंदा रहूंगा? उधर टेंशन मत ले, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे अपना वादा पूरा करना है, मैं तुझे लेके जाऊंगा। बता मुझे दे दीजिए या फिर युद्ध कीजिए। उधर तुम कमीने, मैं मर जाऊंगा तो भी तुझे नहीं दूंगा। दूसरी तरफ वो कहता है कि ताओइस्ट टेम्पल जो है उसके ऊपर ब्लैक टोटोइज का डायग्राम आखिरकार जहाँ पे वो लोकेटेड है, हमें वहीं जाना आखिरकार। वो ऐसी बातचीत करते आ रहे होते हैं, तभी हम लेते हैं उसके पास एक पक्षी आता है एक मैसेज लेके कि ये मैसेज किसने लिखा है।
वो कहता है कि ब्लैक टोटोस डायग्राम जो है उस प्रिंस ने मुझसे ले लिया है। वो देख क्या किंग बेटा बुरी खबर है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ब्लैक टोटोस डायग्राम जो है वो ऑलरेडी प्रिंस के हाथों में जा चुका है। वो कहता है पिताजी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, बंदे यहाँ आ गए हैं। वो कहता है हमारे सामने कौन है? ये तो डेकन है, यहीं रुक जाइए डेकन, कितना लंबा समय हो गया है डेकन आपसे मिले हुए। ऐसा लगा हम बैठ के बातचीत करेंगे बेटा, अंदर ही चुके रहना, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। फिर प्रिंस आप यहाँ पे, व्हाट ए कोइंसिडेंस, मैं इस वक्त घर ही जा रहा हूँ, चलिए बात करते हैं। बोलता अरे किसने कहा आप अकेले हैं? आप कौन है? वो कहता है कि जुओ क्लैन का यंग मास्टर इस गैरेज के अंदर अकेला छुप के बैठे क्या कर रहा है, आइए जरा बाहर बैठिए, बातचीत करते हैं, गुटरगू करते हैं। ये प्रिंस जो होता है ना, वो हमारे मेकर के जो बाप को देख के वो कहता है कि मैं मिस्टर जुओ को मतलब कि बहुत पहले से जानता हूँ, इनको तो मैं बहुत दूर से देख के पहचान सकता हूँ कि ये है, क्योंकि इनके अंदर का निकलने वाला टेरिफाइंग ऑरा। आखिरकार बड़े लंबे समय से ये मिलिट्री में है, इन्होंने मिलिट्री सर्विस दी है, हमारे देश का बड़ा नाम अच्छा से रोशन किया है। उधर डेकन, ये प्रिंस यानी कि मैं बड़े लंबे समय से कैपिटल सिटी से बाहर था, मैं अब तक यंग मास्टर से नहीं मिला हूँ आज तक। क्या वो यहाँ पे है आखिरकार? क्यों ना हम उनसे मिलते बातचीत करते हैं। उधर प्रिंस, अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटे को ठंड लग चुकी है, मुझे डर है इससे तो सही नहीं है। साला अच्छा हुआ मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और ये भी पूरी तैयारी के साथ आया है। उधर डोंट वरी, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मेरे पास मेडिसिन का नॉलेज है। मैं और मिस्टर बाइचेंग दोनों मदद करेंगे यंग मास्टर की। उधर हाँ क्यों नहीं, हमें अंदर जाने दीजिए। वो जैसे ही अंदर जाता है उसे रोकता है। उधर सर आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? होता है कि मैं आपको कैसे मतलब की प्रॉब्लम दे सकता हूँ आखिरकार, ये मेरे घरेलू मामला है, मैं इसे देख लूंगा खुद। वो कहता है अरे प्लीज क्या मोहन, आप प्रिंस को ज्यादा इंतजाम मत कराइए। ठीक है मैं करता हूँ। होता बेटा मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, हेवनली थंडर मिलिट्री भी यहाँ पे है और यहाँ तक कि ये जूगू का बाइचेंग भी यहाँ पे भी आखिरकार है, तो क्या हम अटैक करें आखिरकार? फिर प्रिंस और हेवनली थंडर आर्मी, इनसे तो मैं बड़ा आराम से निपट सकता हूँ इस समय, बट लेकिन बाइची ये भागने में बड़ा तेज आखिरकार, पर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसे रोक सकता हूँ। वो तो कम हो, तुम्हें अगर अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ रिवील कर दिया तो फिर क्या होगा आखिरकार? होता टेंशन मत लीजिए डैड, मैं इनविंसिबल हूँ, 1v1 फाइट में मैं इसे हरा सकता हूँ। होता बेटा ये इतना भी आसान नहीं है, इतना भागना हम लिए ये बेटर रहेगा। सिचुएशन बहुत टाइट है, हम इसे आराम से देख लेंगे, हमें इसे डील करनी होगी। होता ठीक है जैसा आप कहें, मैं समझ गया आपने मुझे तलवार लाने को क्यों कहा था। वो बाहर आता है कि डैड मैंने बोला था ना आखिरकार हम सीधा हॉस्पिटल देते हैं, आप मेरे को इस जख्मी हालत में यहाँ लेके आए हैं आखिरकार, आइए जरूर हम प्रिंस के पास चलते हैं। होता है ओह हेलो मिस ब्यूटी, आप कैसी हैं? डैड आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? यहाँ इतनी बाहर खूबसूरत औरत है, मैं पहले ही बाहर आ जाता। हेलो मेरा नाम है जूजू, आपका क्या नाम है? क्या आप शादीशुदा हैं? वाह क्या कलर है आपका? मतलब मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जैसा कि सुना है वैसा आप सत्य हैं एकदम। और उन दोनों के ऑरा के कारण फिर प्रिंस कहता है कि इन दोनों के ऑरा के कारण मैं महसूस नहीं कर पा रहा कि उसके अंदर से निकलने वाली पावर को। यंग मास्टर प्लीज मेरे पास आइए, मैं आपको अच्छे से चेक करता हूँ। उधर प्रिंस आप वहां से कैसे आए? देख नहीं सकते प्रिंस, मैं सब थोड़ा बिजी हूँ आखिरकार, आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ। ये सुन के वो उसे देखने लगता है कि एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, इसका एक्सप्रेशन वगैरह मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। हमामा वहां पे अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करता है। वो कहता मर साले, की देख के हम देते हैं उसे बहुत झटका लगता है कि इतना पावरफुल किलिंग इंटेंट मैंने अपनी इंटायर लाइफ में कभी फेस नहीं किया। रुक जाइए तुम यहाँ मत आओ। बोलते क्या इसकी क्या जरूरत है? बोलता पर लेकिन उधर ठीक है, लेकिन मैं देख सकता हूँ आपके बेटे में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें बस कुछ दिन की आराम की जरूरत है। और ये स्वॉर्ड भी बड़ी कमाल की है, पर लेकिन ये स्वॉर्ड एक हीरो के हाथ में छलकती है, ये नहीं मुझसे सीखी। आई होप कि आप ये स्वॉर्ड कभी मेरे को ला के दे दीजिएगा। ये सुन के वो बताए क्या मतलब है तुम्हारा? है या अंत में क्या मेरे को कोई टोट मार के गया क्या? इसकी आंखें मुझे सही नहीं लग रही थी, ऐसा लग था कच्चा भरा हुआ था। ऐसा क्योंकि मेरा मीडियोकर ओरा के कारण। वो कहता क्या कह रहे हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तुम्हारा ओरा मीडियोकर कैसे हो सकता आखिरकार? मतलब मेरे ख्याल से इसने तुम्हें देख लिया होगा, पड़ेगा अब ये मौके की तलाश में होगा कब तुम्हें ये रिवील करे। ऐसा हो नहीं सकता, मैंने अपनी नजर अपने एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी नहीं बदला था, एकदम सही था आखिरकार। मतलब मेरे ख्याल से हमें आगे बार अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो था कुछ तो गलत था। एक मिनट, ये तो वही है ना जो मेरी वाइफ ने मुझे दिया था। वो था वहां खड़ा करके आ रहा है, जल्द से गाड़ी में आनी तो मैं जा रहा हूँ। हाँ आया। वो था स्पिरिट लॉर्ड ग्रेट जनरल अपने मिशन पे बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेजेस को लेके आता है आपके लिए, पर लेकिन आपने उन सबको रिफाइन करके एक गुड लक चार्म बनाया और वो आपने यंग मास्टर को दे दिया क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। आखिरकार इन सब चीजों का मतलब क्या है? वो था अरे यूं जी, तुम्हें अभी अब तक सच में पता नहीं है, जब तक अब तुम कभी किसी से प्यार नहीं करोगे ना तभी तब तक तुम्हें उसका मतलब नहीं पता। तुम्हें क्या पता प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते आखिरकार। हम देखते हैं सीन आता है बहुत समय पहले का, 20 साल पहले का, जहाँ पे हम देखते हैं माउंटेन पे, जहाँ पे हम देखते हैं बाइचू को यानी कि जूगू को, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी रियल फॉर्म होती है एक ड्रैगन की। वो कहता है कि यहाँ पे कोई बंदा फिर से कोई डिसेबल बनने के लिए आया है आखिरकार, ये इंसान सभी एक जैसे हैं,
इमेजिनेशन से ही बाहर होते हैं, पर लेकिन हर कोई अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए एक दूसरे को भी मार देते हैं। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मुसीबत खड़ा करने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। हे, तुम वापस आ गए आखिरकार, क्योंकि वो ओल्ड फॉर्चून टेलर कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने डिसाइबल ग्रुप में। तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का शुक्रिया, प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुन के वो कहता है, तुम्हें लगता है तुम आखिरकार फ्यूचर देखने की एबिलिटी सीख सकते हो? पर अगर तुम सीख भी जाओगे तो भी तुम करोगे क्या? तुम क्या चाहते हो? पावर, स्टेटस, औरतें, गद्दी? होता बिल्कुल भी नहीं होता। तो तुम क्या चाहते हो बताओ? उसकी हालत देख के कहता है कि ये कैसे? वो कहता है, जो लोग अपने हेवन के अंडर में हैं उन लोगों को आज़ाद करना। दूसरी तरफ उसकी आंखें खुलती है। वो कहता है कि मैं कितनी देर से सोई थी? वो तो बस 2 घंटे से तुम सोई रही थी। तुम थोड़ी देर और सो सकती हो क्योंकि अभी कैपिटल आया नहीं है। वो तो क्या सच में ज़ूगो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? तुमने सच में उसे चेक किया? वो तो हाँ, उसका ओरा एकदम मीडियोकर था, एकदम उसमें कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने उसे कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। वो तो सच में ऐसी बात है? तो फिर उस समय मैंने क्या महसूस किया था? उसने किलिंग इंटेंट दिया था आखिरकार प्रिंस को। उसकी आंखों से हिसाब पता चल रहा था। याद है कि हमारे पास ब्लैक टर्टल्स भी था, पर फिर भी वो मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड था। वो तो क्या हुआ? आपको मुझे कंपनी देने की जरूरत नहीं है, मैं देख सकता हूँ आप थोड़ी बीमार पड़ रही है। आपको माउंटेन पे वापस चले जाना चाहिए। तो कैसा रहेगा, तुम भी मेरे साथ माउंटेन पे वापस चलो। वो तो मैं नहीं जा सकता आखिरकार, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है। क्योंकि इंपीरियल कोड के अनुसार यहाँ पे एक कैलेमिटी हमारे इस किंगडम पे आने वाली है। ये दुनिया केओस में जाने वाली है। मुझे इसे रोकना होगा आखिरकार। इसी वजह से तो मैं माउंटेन से नीचे आया हूँ, क्योंकि ज़ुओ डायनेस्टी एक कैलेमिटी से डील करने वाली है। तो ये तो बात है, पर लेकिन ये मत बोलो मास्टर ने तुम्हें मतलब कि क्या बोलते हैं, भाग्य पढ़ने का भी क्या बोलते हैं ताकत दी थी, और उन्होंने तुम्हारा भाग्य पढ़ा था। इस सफर के दौरान तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। उधर पर उधर ठीक है, कोई ना, जब कैपिटल आ जाए तो मुझे उठा देना। वो तो ठीक है, क्यों नहीं। हमामेट अपनी तलवार को साफ कर रहा होता है। वो कहता है उसका बाप बाई चुआंग सच में बहुत ज्यादा नफरत करता है उस चीज से जब लोग उसे लड़की कहते हैं, और तुमने तब भी उसके सामने आसपास जोक करने की कोशिश की। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम दोनों के बीच में फाइट ना हो जाए। होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। आखिरकार सभी को पता है बाई चुआंग को नफरत है जब लोग उसे लड़की कहते हैं, पर लेकिन किसी को भी नहीं पता क्यों। आखिरकार बाई चुआंग जो है, मैं देख सकता हूँ उसके और प्रिंस के बीच में इतना कुछ खास अच्छा बॉन्ड है नहीं, यानी कि वो लव रिलेशनशिप वाला बॉन्ड नहीं है। क्योंकि जब बाई चुआंग एक लड़के में बदला था तो उसके प्रति प्रिंस की फीलिंग कम हो गई थी। इसलिए तो मैंने बाई चुआंग के आसपास वो जोक किया कि हे ब्यूटी वाला। और बाई चुआंग अपने आप को जबरदस्ती पुश भी कर रहा है, पता नहीं किस चीज के लिए। ये सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर वेट अ मिनट, तुमने कहा था कि तुमने तो कभी प्रिंस को कभी जाना ही नहीं है, ना ही उसके आसपास कभी भटके हो, तो तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता है? मतलब पहली बार मैं उसे मिला था तो मुझे याद नहीं आता, पर लेकिन जब मैंने उसको बाई चुआंग के साथ देखा तब मुझे इमीडिएटली याद आ गया। आपको पता है ना, मुझे गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। स्टोरीज के अंदर गाने। बाई चुआंग के बारे में कहा जाता है कि वो एक माउंटेन गॉड है। गॉड का कोई जेंडर नहीं होता, वो अपना जेंडर अपना शेप जब चाहे बदल सकता है। बाई चुआंग पहले एक लड़की बनना चाहता था, पर इन द एंड उसने डिसाइड किया एक लड़का बनने का। उदय क्यों? क्योंकि कुछ गाने कुछ लंबे हैं, इंसान को वो बना देती है जो इंसान कभी बनना नहीं चाहता। आप जानते हैं ना, सिचुएशन, गाने, लम्हा, यादें आखिरकार इंसान को वो बना देती है जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं बनना चाहता, सिर्फ एक बार के अलावा। और वो कुछ ऐसी पोएट्रीज गा रहा होता है, वो बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज गाता है। होता तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो आगे भी कभी हमारी जिंदगी में वापस आएंगे तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए? और उससे भी ज्यादा तुम्हें पता है ना, तुम इस दुनिया में सबसे बेस्ट हो, तुम इनविजिबल हो, तुम्हें हराना नामुमकिन है। उधर इनविजिबल होना आसान है, पर लेकिन एक ऑर्डिनरी पर्सन बनना दुनिया का सबसे हार्डेस्ट थिंग है। आप अभी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे पिताजी। इस दुनिया में सभी के देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, देखने का नजरिया अलग होता है, सबकी जिंदगी अलग होती है। एक सिंगल पर्सन 10,000 आदमियों से लड़ सकता है क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है। उसे पता है कि अगर नहीं लड़ा तो वो वैसे मारा जाएगा, पर चाहे वही उसके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, वो दुनिया तबाह नहीं कर सकता। पर वहीं अगर एक छोटी सी सुई की नोक काफी है, यदि अगर इसे अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ भेजा जाए तो वो पृथ्वी के 2 हिस्से तक कर सकती है। जब दुनिया में प्रलय आता है तब दुनिया में लोगों के पास परमात्मा के प्रति निर्भर रहने का और कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि वो जानते हैं एक दूसरे के प्रति तो कुछ नहीं होने वाला, जो है बस ऊपर वाला ही सब कुछ करेगा। कुछ लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं तो कुछ लोग अपने राजा के लिए लड़ते हैं, और मैं वो जिसे किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसे सिर्फ अपने जो मेरे आसपास के जो लोग हैं मैं बस उन्हें खुश रखना चाहता हूँ। इस समय इस जिंदगी में मैं कोई रिग्रेट नहीं लेना चाहता, सो मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो उसी तरफ सीन आता है हुआंग फैमिली में, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहती यंग मास्टर प्लीज रुक जाइए। वो तो मम्मी दूधू, वो तो मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, प्लीज मैं आपकी मेड हूँ, वो तो मम्मी दूधू। और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा होता है। ये देख के वो कहता है कि पिछला आधा महीना हो चुका है, पता नहीं ये क्या हो रहा आखिरकार। तभी हम देखते हैं कोई वहां पे हम देखते हैं कोई गैस फैला देता है। वो कहता है ये अजीब सी स्मेल कैसी है। उसके बच्चे वहां पे सब बेहोश हो जाते हैं।
खुदा प्लीज डरिए मत मिनिस्टर हुआंग। ये बस सोने की एक ड्रग है जिससे क्या व्यक्तियों को जल्दी नींद आ जाती है, क्योंकि आप नहीं सोए, क्योंकि आप डार्क डीमन रिलम के ऊपर हैं। वो कहता है कि तुम वो कहता है कि प्लीज हम यहाँ से आपसे सौदा करने आए हैं। खुदा ओह तुम लोग, आई सी। ग्रीडिंग ऑफिसर, ग्रीडिंग थर्ड प्रिंसेस। ये सुन के वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि क्या मैं थर्ड प्रिंसेस हूँ। वो कहता है कुछ साल पहले मैंने आपको देखा था तो आपने यही ड्रेस पहन के रखी थी, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कोई बेवकूफ औरत है नहीं। और वैसे भी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं उसके सामने आपके प्रति बात कर ही रहा था, वो डरी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा था तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। क्या क्या तुम वहां पे जाके आई थी? वो तो हाँ मैं गई थी। वो तो पर लेकिन मैं तो शांत थी और मैंने कुछ भी नहीं बोला आखिरकार। तब भी तुमने मुझे कैसे पहचाना? वो तो क्योंकि मैंने बोला ना, आपके ये पहने हुए कपड़े, मैं आपके कपड़ों को देख के बता सकता हूँ कि आप थर्ड प्रिंसेस ही आखिरकार है। हमारे घर में एक आगे का दरवाजा है, एक पीछे का दरवाजा है, पर लेकिन एक और दरवाजा ऐसा भी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और उसी जगह वो दिन था जब हम लोग पहली बार मिले थे आपसे। और उस दरवाजे के बारे में मेरे, आपके और मेरी बेटी के अलावा किसी को भी नहीं पता आखिरकार है। मैं आपसे सबसे ज्यादा डरता हूँ। तो थर्ड प्रिंसेस आप बताइए, आप हमारे यहाँ पे किस लिए आए हैं? क्या कारण हुआ आपका यहाँ आने का? क्योंकि इतने सारे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे कांड हुए हैं, तो मुझे नहीं पता थर्ड प्रिंसेस आपका आखिरकार क्या ऐसा कारण हुआ कि आप यहाँ आई है। मैं देख सकती हूँ मिस्टर वांग, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, प्लीज खड़े हो जाइए। उधर ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि थर्ड प्रिंसेस आज आपका मेरे घर पे मेरे से क्या काम हुआ आखिरकार? उधर क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे सौदा करने आई हूँ आखिरकार। हिडन इमोर्टल सबमिशन जो कि जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं चाहती हूँ आप वहाँ जाइए और देखिए, और इस चीज में मुझे आपकी मदद चाहिए कि आप वहाँ पे क्या क्या होता है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। सो योर हाइनेस, आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे आपके लिए जाऊँ और पता करो, पर लेकिन एम्पर का क्या? एम्पर को कैसे रोकेंगे? वो तो होगा, वो हम देख लेंगे। और इसके हिसाब से, ट्रेडिंग के अनुसार से, मैं आपकी बेटी की जो ये बीमारी है इसको मैं सही कर दूंगी। क्यों, कैसा रहेगी सौदा? खुदा योर हाइनेस, मेरा ये नालायक बेटा नालायक ही था। अगर आप इसे ठीक नहीं भी करती हैं तो भी चलेगा, मेरे किसी काम का नहीं है ये। पर आप जानती है ना, एम्पर के अगेंस्ट में जाना मतलब कि अपनी पूरी इंटायर क्लैन को वहां पे एक झटके में ही तबाह करने के बराबर है। ये ट्रेडिंग ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो तो मैं जानती थी, ये एकदम वैसा ही है जैसा मेरे पिछली लाइफ में भी था आखिरकार है। वो तो मैं जानती हूँ विच क्लैन जो है वो तुम्हारी बेटी के पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। तुम्हारी बेटी की जान और वो बग वगैरह अब तक सब कुछ उनके हाथ में ही है। तुम्हारी बेटी अभी भी उनकी ही गुलाम बनी हुई है। टेंशन मत लो, इस मामले को मैं संभाल लूंगी आखिरकार। और ना केवल ये, मैं जानती हूँ कि आखिरकार तुम धीरे धीरे बूढ़े भी हो रहे हो। हिडन इमोर्टल सबमिशन में मैंने सुना है कि वहाँ एक कमाल का ट्रेजर आने वाला है। उस ट्रेजर से किसी की भी विटल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या है बंदा फिर से जवान बन सकता है, चुस्त तंदुरुस्त बन सकता है। यदि तुम चाहो तो मैं उसका इस्तेमाल करने तो मैं दे सकती हूँ आखिरकार। अगर नहीं तो ठीक है, मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। खुदा आपका इस कंपनसेशन के लिए शुक्रिया। ये माली, ये छोटा सा नौकर हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर है माई रानी। हुआ, चलो अच्छी बात है, अब तो मेरे हाथ में आ ही चुकी हो आखिरकार। पर मैं जानती हूँ तुम आगे आखिरकार क्या करोगे ऐसा जिससे तुम मुझे फंसा सको, इसलिए वो गलती मैं वापस नहीं करने दूंगी आखिरकार तुम्हें। दूसरी तरफ एम्पर हम देखते हैं बहुत खुश होता है कि आप दोनों इम्पोर्टर इमोर्टल इतने दूर से यहाँ आए हो हमारे इंपीरियल कोर्ट में आखिरकार है। ये हमारे जू डायनेस्टी के लिए बड़ा सौभाग्य की बात आखिरकार है। मैंने कभी सोचा नहीं था चू यिंगजिंग, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मास्टर फ्रॉम द नाइन पीक ऑफ द टियाइन सेक्टर, वो यहाँ पे आ जाएगा, कभी लगा नहीं था। इसकी सबसे बड़ी स्पेशल पावर है वो है इटर्नल थंडर। ये मास्टर इटर्नल थंडर में मास्टर आखिरकार, ये ऑलरेडी लाइटनिंग मॉडल आखिरकार रिलम पे गया हुआ है। ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल आखिरकार। यदि जैसे पर्सन की अगर हेल्प मेरे पास हो तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अवेलेबल हूँ एकदम अपने आराम से इटर्नल मॉडल हिमालय की सबमिशन में जाने के लिए। मतलब योर मैजेस्टी, मेरी कंडीशन वही है जो कि मैंने लेटर पर लिखी थी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मतलब आपके कहने का मतलब होता, हाँ, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इल्यूजनरी पीक, और मैं पिछले जू डायनेस्टी में पिछले 20 साल से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ इस बार की हिडन इमोर्टल सबमिशन को आप बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पे उससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो, जिसके लिए आप ये चाहते हैं। होता है यानी आपने जो लिखा था वो सच्ची लिखा था। कहते हैं इस दुनिया में बहुत ज्यादा पावरफुल पावरफुल लोग होते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, जिनके बारे में बता पाना भी नामुमकिन है। और कहते हैं कि हर साल होने वाली हिडन इमोर्टल सबमिशन में वो सब आते हैं, जिससे क्या नए टैलेंटेड लोगों को आगे राह मिल सके। कुछ कहते हैं कि वो लोग कुछ आपस में मिलकर एक डिवाइन सोल्जर नामक एक ट्रुप भी बनाया का, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और जितना मुझे इसके बारे में पता है, ये पिछले 20 साल से लाइट इमोर्टल रिलम के ऊपर है। इसे उससे भी ऊपर रिलम पे जाना, आखिरकार इमोर्टल बनना है। पर लेकिन ये बदले में कुछ ऐसा चाहता है जो कि मैं कैसे दूं। अगर वही बात की जाए तो सच में ये क्वेश्चनेबल उठाता है, क्या मैं इन दोनों के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, खासकर इस लड़की के ऊपर? इसकी तो मुझे आइडेंटिटी भी नहीं पता है आखिरकार। या तक कि मास्टर भी है पी के, वो भी आखिरकार इसके एक्सप्रेशन को देख के बड़ा हैरान है। ताओ इस चू यांग, क्या मैं इस मोहतरमा का इंट्रोडक्शन जान सकता हूँ कि ये कौन है?
होता है योर मैजेस्टी, ये मेरी डिसेबल है, इसका नाम है मूचिंग। होता है ग्रीडिंग एम्पर। होता है अरे ज्यादा फॉर्मेलिटी मत कीजिए, आप एक मोहतरमा है, आप मेरे दोस्त की डिसेबल है, तो आखिरकार हमें ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। एक डिसेबल, इससे क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ? चलो हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आ जाए हैं, हम आज साथ मिलकर इस चीज को डेवलप करते हैं। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। होता बोलिए। होता क्योंकि मैंने फिर प्रिंस को यहाँ बुलाया है, यहाँ तक कि वैसल स्टेट भी जो है ना वो भी अपनी ट्रूप को भेजेगा कि कहा हिडन इमोर्टल सबमिशन में साथ में उनके साथ ही उन्होंने उसके साथ ही भेजा है। आप जानते हैं ना? होता हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। तब बस तो मेरी कंडीशन यही है कि इस ट्रिप के दौरान हिडन इमोर्टल सबमिशन के दौरान प्रिंस और वैसल स्टेट की ट्रूप दोनों के दोनों जिंदा वापस नहीं आने चाहिए। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा लोग जो है वो जू डायनेस्टी के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल आखिरकार है। वो कहती है कि चू यांग वैसे सिग्नल देती है, हम लेते हैं बैंकुट के बाद। वो कहता है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जू डायनेस्टी के प्रति हद से ज्यादा लॉयल है। ये जिन है सच में ये अपने खुद का दिमाग का इस्तेमाल करके इनको इनके अगेंस्ट में भिड़ा के खुद राजा बनना चाहता है। ये सच में एक मास्टरमाइंड राजा है। तो क्या आप अब तक नहीं समझ पाए हैं? सच में आप माउंटेन के ऊपर बैठे बैठे इतने समय से कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए तो आपका दिमाग पत्थर का बन चुका है। उधर क्या कहना क्या चाहती है? उधर जू डायनेस्टी को भी ढूंढे हुए से 2 जनरेशन हुई है। इसके बगल में साउथर्न बॉर्डर है और नॉर्थर्न वेस्टलैंड, और उसके थोड़ा कुछ समय कुछ मील और दूर वहां पे है डीमन किंग का किंगडम। आप जानती है ना? फिफ्थ प्रिंस जो है उसने वेसल स्टेट जो है यानी कि जू डायनेस्टी के आसपास की जितनी भी बाकी टेरिटरीज है, बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, उन सबको अपने अंडर में लेके रखा है। और फिर प्रिंस के कहने पे आखिरकार बस एक इशारा काफी है और रिबेलियन पल भर में खड़ी हो जाएगी इस डायनेस्टी के अगेंस्ट में। ये बात करें वांग यू की, जो कि इस वक्त एम्पर के कमांड के अंडर में है, उसका भी कुछ कह नहीं सकते आखिरकार, क्योंकि एट लास्ट कुछ सालों से इंपीरियल स्टेट ने 3 मिलिट्री को क्रिएट किया है। नंबर ज्यादा नहीं है आखिरकार। 1 लाख की आर्मी जो है वो इंपीरियल के अंडर में आती है, एम्पर की फैमिली के अंडर में आती है। दूसरी तरफ तो दूसरी आर्मी जो है 5 लाख की आर्मी वो जुओ क्लैन के अंडर में आती है आखिरकार, उनके अंडर में आती है। और दूसरी आर्मी भी है वो भी जुओ क्लैन के अंडर में ही आती है। बोला ओ अगर ऐसा देखा जाए तो जुओ क्लैन जो है उनके पास एम्पर से भी ज्यादा ताकत है। वो चाहे तो बड़े आराम से एम्पर को हटा सकते हैं, पर लेकिन ऐसा उन्होंने किया क्यों नहीं? होता है क्योंकि जू डायनेस्टी जो है सपोर्ट करा है 9 जूगू, कि एक अकेला आदमी सब पे भारी है। मामूली जूगू कभी भी इंपीरियल ऑर्डर्स के आगे मतलब कि सामने नहीं आते हैं। यदि जू क्लैन अगर मतलब कि रिबेलियन खड़ी कर देता है तो पक्का वो बीच में आएगा, जरूर आएगा। और क्या है हिडन इमोर्टल सबमिशन भी अब जल्द ही शुरू होने वाली है, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट मौका आखिरकार जू क्लैन फिर प्रिंस और बाकी और अपने दुश्मन जो है वो उन सबको एक ही बार में एक तीर से 4-4-5 बार निशाने मारने का। होता ओ अच्छा यह बड़ा बोरिंग है। पता नहीं क्यों आखिरकार ये जो ताकतवर लोग हैं ये हमेशा सत्ता के लिए आखिरकार क्यों पॉलिटिक्स रचते रहते हैं। मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस अपना खाओ पियो हिलाओ और अपने आप को ताकतवर बनाओ, दुनिया पे राज करो तो मत करो, नीट करो तो बैठे बैठे हिला लो। आखिरकार एक ही बात है। तो क्या सच में ये इतना खास नहीं है, इतना अच्छा नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इतनी आसान थोड़ी ना होती आखिरकार। मैं जानती हूँ उसका मीनिंग एम्पर के लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हिडन इमोर्टल सबमिशन, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा प्यार, मेरा बाबू द स्वॉर्ड मास्टर मैं मुझे, जो कि बड़े लंबे समय से उनका इंतजार कर रही थी टाइम सेक्टर के अंदर 3 साल से, पर लेकिन वो नहीं आए तो मजबूरन मुझे ही आना पड़ा। अब जबकि मेरे को पता है मेरे बाबू भी यहाँ पे है तो मैं उनको ढूंढ लूंगी आखिरकार और फिर उनके साथ शादी करके वापस अपने सेक्टर में चली जाऊंगी। मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मैं उनको देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी थर्ड प्रिंसेस को, मुझे वांग जी, वो लोग अब तक वापस नहीं आए आखिरकार। वो तो हाँ माय लॉर्ड आपने सही कहा आखिरकार डेकन और उनके बेटे को आमतौर पे तो इस समय आ जाना चाहिए था। उधर ये अच्छी बात है। एक एक्सप्लेनेशन तैयार रखो मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि एक एक्सप्लेनेशन तैयार रखो, क्योंकि जब वो मेरे सामने आएगा तो मुझे उसे बताना होगा कि उसकी स्पैरो जो है वो भाग चुकी है। वांग जी कुछ ऐसा करो कि आखिरकार हमें उसे ढूंढना होगा। उधर हाँ वो भाग गई आखिरकार, हम क्या करें स्पिरिट लॉर्ड, अब हम क्या करें आखिरकार? उधर मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी तो मेरी माँ मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि आखिरकार हमें क्या करना है ऐसा जिससे हम उसे ढूंढ सकें। कुछ समय बाद हम देखते हैं हमारा मेकिडस होता है वो रात को घर आ जाता है। वो कहता है कि फाइनली घर आ ही गया आखिरकार, मैं थक ही गया था। मुझे लगता है कल मेरी बहन घर वापस आने वाली है इतने लंबे समय के बाद। आखिरी बार मैं कब मिला था और लिख के ले ले आने के बाद मेरी जिंदगी की एल लगने पक्का है। आई थिंक उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरी तो सगाई भी हो चुकी है, शादी होने वाली है मेरी। अरे क्लोज करो, तुम यहाँ पे आखिरकार क्या करी हो? तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए ना। वो तो हाई प्रीस्ट, आपको क्या लगता है क्या मैं नॉर्मल से पंछी हूँ तो मैं इंसान ही ना?
आखिरकार मैंने बर्ड का आखिरकार डीएनए के काम किया कि मैं अपने आप को बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। अरे वाह, ये बड़ा अजीब है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बदला बदला देख पा रहा हूँ। आखिरकार तुम्हारी कल्टीवेशन तो बढ़ चुकी है। तुमने क्या वो पिरीमिड लिया था क्या? वेल वो क्या है कि मैंने वो मैं कैसे बताऊँ, उस औरत ने मुझे ठूस ठूस के पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से मुझे जानवर खिलाए थे। वो मेरे में टैलेंट है, वो मैंने बोला ना, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। पर लेकिन हाई प्रिंस, वो लड़की, वो औरत, वो एक इविल है, एक चुड़ैल है, चुड़ैल। हमें उससे संभल के रहना होगा। अच्छा, अगर तुम कह रही हो, वो काला जादू भी करी थी, आपने देखा नहीं? वो नेट लगी वहाँ करी थी उधर। ओह, अब मुझे हैरानी हो रही है कि वो कंट्री आदमी यहाँ पे क्या करी थी। यानी वो इसे पकड़ने की कोशिश करी थी। ओके, हाँ हाँ, आपने सही समझा। डोंट वरी, देखने से मुझे बड़ा कमाल का लगता है। मुझे क्या बात है, लगता है हाई प्रीस्ट सच में बहुत अवेक हो चुके हैं। उस औरत को यहाँ से निकाल देंगे। अगले दिन हमामेडे उसे पिंजरे में बंद करके उसे दे देता है। उसे तुम मुझे वापस क्यों दे रहे हो? ये तो तुम अपने पास ही रखो ना। उधर क्या मेरे पास? उधर ये कितना बड़ा दम है। उधर ये कितनी बड़ी और दम औरत है। फिर हम देते हैं कुछ बादों से पूरी पूरी सच्चाई बता देती है। हम देते हैं एक जगह पे जहाँ पे वो होता है कैप्टन, सच में बड़ा कमाल का जगह है। यहाँ की दारू भी बड़ी कमाल की है, पर लेकिन हमारे सेक्टर में जो मिलती है ना, उसके सामने तो ये चाय में पानी कम है। हम देखते हैं वो तो बोर हो रही होती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसे जोर रेजिडेंस दिखता है। होता है कि वेल, मैं आपको आज दिनों से यहाँ कंपनी दे रहा हूँ, पर लेकिन आप कुछ बोल नहीं रही है। क्या आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं? आप कहीं खोई खोई सी लग रही है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैंने कब कहा कि तुम मुझे यहाँ पे साथ रुको? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे वैसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आ गए हम भी, अम्मा मेरी वहां आते हैं। तो कहते हैं, मेरे बाबू, वाह मेरे पति परमेश्वर। हमामेड अपनी बहन का वहां स्वागत करता है। हम देखते हैं वो कहती, फाइनली मैं इनसे मिल ही गया कि कहा मेरे बाबू। तभी हम देखते हैं उसकी नजर जाती है थर्ड प्रिंसेस पे। वेट, ये औरत कौन है मेरे बाबू के बगल में? ये कौन है कमीनी औरत? एक मिनट, क्या ये मेरे बाबू को अप्रोच कर रही है? मैं इस औरत को जान से मार दूंगी। वेल, अगर आप ये दारू का गिलास नहीं पी रही तो क्या मैं इसका ये सूप मार लूं? हम देते हैं वो हमारे बेटे की बहुत अच्छी बकरी होती है। ये देख के वो कहती कि मैं जान से मार दूंगी उसको। ये देख के वो कहता, अच्छा ठीक है, मैं नहीं पीता, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। इसे क्या हो गया अचानक से? होता नहीं, मुझे शांत रहना होगा, शांत रहना होगा। उधर वेट है, आप कहाँ जा रही है? रुक जाइए। उधर ये यहाँ क्या करने आई है? मुझे पता लगाना होगा यार, ये बड़ी गुस्से में हो गया अचानक से। हम आमिर, तब पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा फैमिली सा ऑरा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि मैंने किसी को देखा। बाप कहता है कि सच में बेटा, तुम बड़ी जल्दबाजी में आई हो। ऐसा लगता है तुम थकी हुई हो। क्या तुम्हें आराम की जरूरत है? एक काम करो, तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वो तो पिताजी, मैं ठीक हूँ, मैंने बोला ना। बाय द वे भाई, आखिरकार तुमने बड़ी जल्दी शादी क्यों कर ली? अभी तो मेरी शादी की सहनाइयां बजनी बाकी थी। उधर क्या हुआ दीदी, तुम चल रही हो क्यों, है ना? हम देते हैं वो कहते हैं, नहीं मैं हैरान हूँ कि आखिरकार इतनी खूबसूरत लड़की जो कि हमारी डायनेस्टी की थर्ड प्रिंसेस द इडियट वुमेन कहलाई जाती है, वो तुमने कैसे पटा लिया आखिरकार? हे भाई, क्या तेरे को सच में ऐसा लगता है क्या कि ये इंपीरियल शादी जो है ये सही हुई है? हमारे परिवार के साथ इन्होंने किया है, तेजा शादी की है। ऐसा ना हो कि तेरे को गली का बकरा बनाया गया हो। तो क्या कह रही हो बहना? ये और मैं दोनों बहुत अच्छा मैच है। हम दोनों को स्वयं मतलब कि परमात्मा ने एक दूसरे के लिए बनाया। आखिरकार ये मेरे लिए बनी है, मैं इसके लिए बना हूँ। मतलब ये मेरा बेवकूफ भाई आखिरकार हमेशा से वैसा ही था जैसे ये पहले था। मुझे लगता था कि इसे सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट है, क्योंकि कभी लड़कियों के आसपास भी नहीं भटकता था। मुझे कुछ काम याद आ गया भाई, मेरे साथ था। उधर कहाँ? उधर मेरे साथ था। मैं इसे 2 मिनट के लिए आई भाभी, ठीक है? वो उसे दीवार के पास लेके जाती है कि मुझे मेरा पैसा दे सा दे। उधर पैसा? कौन सा पैसा? मैंने कौन सा पैसा उधार दिया था? उधर मेरे सामने ना ज्यादा ये बच्चों वाला एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका पता है ना, मुझे अपना सारा पैसा अपनी मिलिट्री पे खर्च करना पड़ता है। मैं जानती हूँ तूने सीक्रेटली बहुत सारी मतलब की पिल्स बनाई है, कल्टीवेशन पिल। तो तूने बहुत सारे ट्रेजर को वेस्ट भी किया है उस पिल के लिए। आखिरकार तेरे को पता है, तेरी मदद के लिए मेरे को दिन रात वहां बॉर्डर पे कितनी पिल्स बेचनी पड़ती है। कभी कभार तो मेरे को बहुत सारे चिनाल और मतलब की मर्दों से भी लड़ना पड़ता है। मैं ये सब कुछ तेरे लिए कर रही हूँ। वो तो कितना चाहिए? वो तो 5। वो तो अच्छा, 5 सिक्के क्या? वो तो 5,000 सोने के टेल से, समझा? 5,000। मेरे को अपनी पूरी मतलब की आर्मी को, 5 लाख की आर्मी है, उसको पूरी तरीके से फीड करना पड़ता है, खाना पानी घर रहना कहना होता। सीरियसली सच्ची बताओ, देखो बहना, ये चीज अच्छी है, पर लेकिन थोड़ा बहुत सरकार मतलब कि एम्पर के ऊपर भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया करो। आखिरकार वो भी फीड कर देगा। उसके पास तो बस 1 लाख की आर्मी है, अपने पास ज्यादा है, उससे थोड़ा ज्यादा मांगा करो। कहीं तुम अपनी खुद की आर्मी तो नहीं बना रही हो ना? कहीं तुम रिबेलियन खड़ी करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना? डोंट वरी, तुम्हें इन सब चीजों की जानने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं क्या कि हमारे फैमिली के लिए एक भागने का रास्ता बना रही हूँ। जब हम पे मुसीबत आएगी, मतलब भागने का रास्ता। लगता है बहना को अब कुछ और चीजों में इंटरेस्ट आ चुका है। क्यों, कहीं तुम पीठ पीछे कुछ लड़के से डेट वेट उन पे खर्च ये सुन के उसे मारती है कि सुन, तुझे कहीं और अगर बातचीत करनी है तो कर,
ये फालतू की बकवास मेरे सामने मत कर। और यही बात करूँ छुपने छुपाने की बात, साले तू विच क्राफ्ट को अपने साथ मिला के रखा है और तू उनको छुपा के रखा है। मतलब क्या मौत दीदी, आप जानती हो आप शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ, आप कभी मुझे लड़ाई में नहीं हरा सकती। जब हम चेस खेलते थे तब भी आप मुझसे हारती थी, और मत भूलिए आखिरकार हर चीज में मैं आपसे बेटर हूँ, हर चीज में। पोजीशन भी आपको आज मेरी कारण ही मिली है। अब बाप कहता है कि बहू रानी टेंशन मत लो, वो क्या है कि दोनों भाई बहनों के बीच में एक अलग ही अटूट बंधन है, बहुत गहरा प्यार जो है। और प्यार सामने दिखता है कि वो दोनों लड़ने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं एक असासिन को, वो कहता है कि मैं कोऑर्डिनेबल मास्टर हूँ 9th पीक का, आखिरकार यानी सेक्टर के अंदर मैं एक असासिन बना हुआ हूँ एक टारगेट करने के लिए, जिसका नाम है मो शुई। मुझे उसे टारगेट करना है, उसे असासिन हिट करना है आखिरकार। हम देखते हैं कुछ दिनों पहले का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो आता है। वो कहता है तो सब कुछ कैसा रहा, वो कहता है मैंने टाई इन किया, आखिरकार क्या बोलते हैं बॉडी को अच्छे से एग्जामिन किया, मैंने देखा उसकी बॉडी के ऊपर स्वॉर्ड किया, आखिरकार वो हमारे सेक्टर से थोड़ा बहुत मैच करता है उसका ऑरा। वो था अच्छा, रिसेंटली क्या कोई बंदा आखिरकार हमारे यहाँ से माउंटेन से नीचे आया है आखिरकार, कुछ ऐसा वैसा काम करने। वो था हाँ, बट लेकिन उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टाइम के ऊपर अटैक कर सके था नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर, क्योंकि वो जिस हिसाब से इंजर्ड हुआ है वो कोई किसी पीक द्वारा मास्टर के द्वारा हर्टेड हुआ है। एक स्वॉर्ड मास्टर, मुझे जहाँ तक याद है इस जिंदगी के अंदर अब तक क्या बोलते हैं हमारे स्वॉर्ड मास्टर यानी मेरे बाबू, उनकी कल्टीवेशन अभी इतनी नहीं है कि वो अभी भी टाइम सेक्टर को ज्वाइन कर सके। पिछली जिंदगी के अंदर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, वो हमेशा से क्या बोलते जू रेजिडेंट के अंदर रहते हैं, और उससे भी ज्यादा वो मोशुई, वो कमीनी औरत है जो कि इस दुनिया के आने वाले केओस का कारण बनने वाली है। उसने मेरे स्वॉर्ड मास्टर को फिर से मुझसे छीन लिया, पिछली जिंदगी में भी छीन लिया था, इस जिंदगी में भी छीन ही लिया। मैं उस कमीनी को जान से मार दूंगी, दुनिया को भी बचाऊंगी और अपने बाबू को भी। सुनिए चूया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, एक औरत है जिसे आपको जान से मारना है। बोले क्या, कौन? वो कहता है तो इस हिसाब से मैं असिस्टेंट बन के आया हूँ, मैं बेस्ट हूँ आखिरकार थंडर के अंदर, और ना केवल थंडर में, आखिरकार मैं कॉपी जुत्सु में भी बड़ा कमाल का हूँ, द फेक टाओइस्ट, द टेडी एंजेंस। और हम देते हैं वो वहाँ पे फेक असाइसेंस बनाता है, द घोस्ट कंट्रोलिंग डार्क स्पिरिट मैजिक। हर किसी की खुद का भाग्य और खुद का आगे चल के क्या डिग्निटी होती है, पर लेकिन सॉरी ब्रेनलेस प्रिंसेस, आज आपकी मृत्यु मेरे हाथों हुई थी, जाओ मार डालो। हम देखते हैं वो सभी लोग हमारे प्रिंसेस की तरफ अटैक करने बढ़ जाते हैं। हमारा प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि ठीक है, अच्छे से व्हाइट वाटर ये लगाना है, और क्योंकि ये सब चीजें और लिखो, वो कुछ लिखवा रही होती है वोंग से, उनकी यूंग से। और हम देखते हैं हमारे तो बाटअप में नार होता है, तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि कोई अटैक करता है। होता है स्पीड लोड, बस इतना ही है। होता हाँ इतना ही है, कहो दो कि ये सब चीजें मंगवाई है, ला के देनी है। होता ओके, तभी हम देखते हैं उसे महसूस होता है कि स्पिरिट लॉर्ड समझ के आपके पीछे। होती क्या, हम देखते हैं कोई उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी हम देखते हैं कोई उसके ऊपर अटैक करता है उस ज़ोंबी के ऊपर, और हम देखते हैं बाकी लोग भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर मार्मिंगटा तब तक उन सबको हरा देता है। वो तो किसने मेरी मदद की आखिरकार, ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड क्यों आई, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये कहीं सिमिलर भी लग रही है। होता नहीं, ये बड़ा इडियट है, मेरा कनेक्शन उनके साथ अचानक से कट कैसे गया। हम मार्मिंगटा हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करता है, वो बच जाता है, और हम देखते हैं वो कहता है कि बाप रे क्या टेरिफाइंग स्वॉर्ड क्यों आई है, ये जो भी एक्सपर्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये आखिरकार जुआ रेजिडेंस के अंदर कैसे छुपा हुआ था मुझे पता क्यों नहीं है। हमामे तो उसके सामने उसका काल बन के आता है, हमामे तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम आखिरकार गोश्त को गदर करके मेरी बाबू के ऊपर अटैक करवा सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई शब्द है आखिरी जो कि तुम कहना चाहोगे? वो कहता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे कभी लगा नहीं था कि यहाँ कोई इतना पावरफुल एक्सपर्ट भी होगा जिससे मैं तक डर जाऊंगा। वो वहां भागने की कोशिश करता है, वो तो इससे इतना डिस्टेंस बना के काफी रहूंगा। वो कहता तुम्हें लगता है क्या आखिरकार तुम यहाँ से भाग सकते हो, मेरे होते हुए इतना गट्स तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? ये देख के वो कहता है कि क्या, ये क्या। हम देखते हैं मामेट जोर से उसकर एक जोरदार अटैक करता है आखिरकार। मामेट जो होता है वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। वो कहता है रुक जाओ प्लीज मेरी बात सुनो, पर मामेट नहीं सुनता और उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं उसके ऊपर एक शील्ड होती है, ये देख के वो कहता है प्रोटेक्शन टेलिस्मैन। ये देख के वो कहता है कि सुनो फेलोंथाइस, देखो हम दोनों एक ही सेम कल्टीवेटर है, रुक जाए हम बैठ के बात करते हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो चलो बताओ आखिरकार कौन है जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा इस प्रकार से। यदि मेरे पास अगर तुम अच्छे से कोऑपरेट करोगे, अदरवाइज मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा इन 8 तलवारों से। वो कहता है शिट, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। सुनिए, इस कैपिटल के अंदर यदि हमने इस प्रकार से फाइट की तो गोयू यहाँ पे आ जाएगा, आप जानते हैं ना।
वो कहता तो मैं क्या डरता हूँ उससे, मैं तो जान से मार करूंगा, चाहे वो यहाँ पे गोयू भी क्यों ना आ जाए। हमामेडो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है तो हम देखते हैं उसके हाथ पे वो कड़ा टूट जाता है। वो कहता मेरा तलिस्मन भी टूट चुका है। देन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे माफ करना, मुझे तुम पे अटैक करना होगा, थंडर फ्लेम। और हम देखते हैं वो अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर कि तुम्हें लगता है कि मैं कोई बच्चा हूँ, मैं तुमसे तब तक लड़ूंगा जब तक तुम या मैं दोनों में से कोई एक मर ना जाते। ये पावर देख के वो कहता है कि टाइम सेक्टर, अरे ये तो ग्रेट थंडर धर्मा है, इसका मतलब सीनियर ब्रदर चूंग है ये तो। वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है पर मामेड अपनी तलवार से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण वहां पे धमाका होता है। वो कहता है कि सच में मुझे पता चला कि आखिरकार कैसे ये वो जितनी ज्यादा फेमिलियर थी मेरी पास्ट लाइफ में। मैं और सीनियर ब्रदर चू इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ठंडर टेक्निक के अंदर अपने आप को महारत हासिल करके रखी है। बट क्यों आखिरकार सीनियर ब्रदर यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे जहां तक याद है इनका और जुओ क्लैन का कोई आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। आखिरकार सीनियर ब्रदर एकदम सिंपल माइंडेड पर्सन है, इनको बस दुनिया एक्सप्लोर करना है, दूसरों से इनको कोई मतलब नहीं है। हम हमें देखते हैं कि सीनियर ब्रदर मास्टर ने कहा है कि आखिरकार कुकिंग और कपड़े धोना और कपड़े सुखाना, बर्तन धोना, ये सब भी कल्टीवेशन का एक पार्ट रहता है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी बड़ी कमाल की है तो तुम्हें लेना चाहिए। उधर अच्छा ठीक है क्यों नहीं, मैं क्या करूँ आखिरकार, मैं अपने सीनियर ब्रदर को इस प्रकार से छोड़ भी नहीं सकता और इस प्रकार से अटैक भी नहीं कर सकता। मैं फंस चुका हूँ, आखिरकार ये यहाँ क्यों आए हैं, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। आखिरकार मुझे सीनियर ब्रदर को पकड़ना होगा, उनसे एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन मांगनी होगी। आखिरकार 2, 4, 9 या 15 राउंड हम बस खेल सकते हैं। आखिरकार आई सी, लगता है यहाँ पे बड़ा कमाल का खेल हो रहा है, क्या हम भी ज्वाइन करें? हम देखते हैं वहां पे आता है बाई चुआंग, उसके साथ होता है हम देखते हैं सीनियर यूंच भी। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ कैपिटल में लड़ाई करने की, आखिरकार ये जुओ डायनेस्टी। आखिरकार ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो कहता है बाई चू, बाप रे ये यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गया पहले से, सच में मेरे ख्याल से ये यहाँ पे क्या बोलते हैं फिर प्रिंस के साथ आया है। पर लेकिन क्या लोग यहाँ पे बस मतलब कि ऐसे ही आए हैं, इनके साथ सीनियर मतलब कि यूंच भी आए हैं। एक मिनट, इसका मतलब है कि वो प्रिंस भी, ओ नो इसकी डिवाइन आई, मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। वो उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है, वो दोनों बड़े घबरा जाते हैं पर दोनों आके उसके अटैक को वहां डिप्लेक्ट कर देते हैं। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर प्रिंस के ऊपर अटैक करने की, पर लेकिन तभी वो वहां से गायब हो जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं वहां पे चूंग कहता है कि सच में ये सच है कि यहाँ पे बहुत सारे हिडन पैलेस है कैपिटल में, मैं बस ऑलमोस्ट पकड़ा ही गया था। तभी हम देखते हैं कोई उसके ऊपर एरो से अटैक करता है। हम देखते हैं वो होती है अपनी थर्ड प्रिंस मूशुई, होती दुश्मन, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल आखिरकार। हम देखते हैं वो कहती है कि ये अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आखिरकार मैं सन एरो को इस्तेमाल कर सकूँ आखिरकार। पर लेकिन वो पर्सन उस वो क्लैन के अंदर से आया था, उसने मेरी मदद की आखिरकार। मुझे नहीं पता क्या ये मेरे हस्बैंड के द्वारा छुपाया गया कोई लाइट इमोर्टल है, एक्सपर्ट है। यदि अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहूँगी कौन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। वो कहती है स्पिरिट लॉर्ड आप ठीक है ना? वो कहता है इंपीरियल फैमिली ऑफ विच क्लैन, और एक अननोन ऑफिसर जिसने मतलब कि मेरी मदद की आखिरकार। इन सब के पीछे कौन क्या हो सकता आखिरकार है? मतलब चाहे कुछ भी गुना हो जाए, पर लेकिन मेरा एरो मेरा शॉट उसे जान से मार नहीं पाया। पर यदि वो वापस आता है तो एब्सोल्युटली मैं इसमें मेरे पास इतनी कैपेसिटी कि मैं उसे जान से मार सकती हूँ। मेरे लिए एक पेपर और ब्रश लेके आओ और कुछ मैजिकल ट्रेजर को कह दो कि आखिरकार शुई के द्वारा ढूंढे जाए, ठीक है? मुझे उसकी जरूरत है। उधर ओके क्यों नहीं? उधर सच में ये जिंदगी तो पहले वाली जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं अपने पति के बारे में कैसे क्या बताऊं आखिरकार, मैं अपने पति को क्या एक्सप्लेन करूंगी ही। हम देखते हैं वो वहां पे आता है, वो कहता है कि क्या हुआ आखिरकार, तुमने ये कैसे, तुम्हारे साथ ये हालत कैसे हुई आखिरकार? मतलब मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हो चुका था आखिरकार। वहां पे एक एक्सपर्ट अपेयर हो गया था, सच में मेरे को सोचा नहीं था। मेरे को लगा था माउंटेन से नीचे उतरने के बाद मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा, पर नहीं, ये तो सच में मेरे सोच से भी परे है। तो क्या हमें सेक्टर में वापस जाना चाहिए? क्या हमें सेक्टर से किसी को यहाँ बुलाना चाहिए मदद के लिए? होगा नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा आखिरकार। मैं 9 पीक में से एक का मास्टर हूँ आखिरकार, मैं ये खुद हैंडल कर लूंगा। बस तुम मुझे 3 दिन तक गार्ड करो जिससे मैं अपने आप को हील कर लूँ। मुझे क्या वो मूशुई मरी आखिरकार? उधर नहीं, वो जिंदा है बेबी। ये सुन के उसे गुस्सा था कि कमी ने, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें उसे मारना है। तुम एक अर्थ इमोर्टल लेवल के होने के बावजूद भी एक ऑर्डिनरी से ह्यूमन को नहीं संभाल पाए। हाउ यूजलेस यू आर। वेल मुझे ये बताओ, कहीं तुमने अपनी आइडेंटिटी तो एक्सपोज नहीं कर दिया ना? मतलब वेल फोर्सफुली मुझे अपनी ठंडा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा, पर लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है कि रुक जाओ, अरे मेरी बात सुनो, मुझे हील होने दो, उसके बाद हम बैठ के बात करते हैं। दूसरी तरफ हम देते हैं हाई हुंच को, जो कि वो सोच रहा होता है। वो कहता है वो ग्रेट थंडर धर्मा हो सकता है इमोर्टल होगा जो कि टाइम सेक्टर से आया है। पर लेकिन वो दूसरा बंदा
सच में उसके अटैक में इतना दम था कि मेरा हाथ भी वहां पे कांप गए थे। यानी कि वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था आखिरकार, उसको कोई बुलाता है। वो था फिर प्रिंस। मतलब आपको कोई आइडिया है कि उन दोनों की आइडेंटिटी क्या होगी? उधर नहीं माय लॉर्ड, मुझे कुछ भी नहीं पता आखिरकार उनके बारे में। वैसे आप कैसे हैं? उधर मैं ठीक हूँ आखिरकार, मेरी चिंता मत करो। तुम्हें पता है मैं उस बंदे का देख भी नहीं पाया आखिरकार, क्योंकि वहां पे हर तरफ ओरा फैला हुआ था। मैं ओरा की मदद से उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। मुझे सच में बड़ा लंबा समय मैं माउंटेन से नीचे आवे, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस वर्ल्ड में इतने पावरफुल एक्सपर्ट भी रहते हैं क्या। पर उससे भी ज्यादा यदि वो मुझे वापस मिलता है तो इस बार मैं उसकी जान ले लूंगी। उसकी हिम्मत कैसी फिर प्रिंस के ऊपर अटैक करने की। उधर पर लेकिन माय लॉर्ड, जैसे ही उसने लॉर्ड गुयू को देखा था इमीडिएटली उसने प्रिंस आप के ऊपर अटैक कर दिया था। यानी कि सच में उन्हें आप दोनों को पहचान लिया था। क्या आप दोनों आते समय कोई ऐसे पर्सन से मिले थे जिसको आपने ऑफेंड कर दिया था गलती से? कोई ऐसा वैसा पर्सन? ये सुन के होता है पता नहीं। तभी हम देते हैं उसे स्वॉर्ड के बारे में रियलाइज होता है गुयू को कि एक मिनट वो स्वॉर्ड, मुझे बस अभी भी याद है एक सिमिलर स्वॉर्ड जो कि हुआंग थी, मैंने उसे कहीं तो देखा आखिरकार। डेकन का बेटा, उसके पास वो स्वॉर्ड थी। उधर एक मिनट, क्या ये सच है? उधर पर वेट ए मिनट, वो स्वॉर्ड भले ही सेम हो सकती है पर लेकिन वो पर्सन वो सेम नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ वो नहीं हो सकता। मैंने ऑलरेडी अपनी डिवाइन आई की मदद से उसके अंदर का ऑरा देखा था। वो एक मीडियोकर है, उसके अंदर ऐसा कोई हिम्मत ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पास ब्लैक टोटोइज का डायग्राम भी है मेरे हाथों। मैं वो गलत नहीं हो सकता। पता अगर ऐसी बात है तो कहा जाए कि यदि अगर वो स्वॉर्ड जुओ रेजिडेंट से आई है तो ये मेक सेंस बनाता है कि वहां से कोई ना कोई इंसिडेंट जुड़ा होगा। मेरे लिए ये बेटर रहेगा कि मैं एम्पर को इस बारे में बताऊं। उधर पर लेकिन हमें कोई भी जुओ क्लैन के अगेंस्ट में कोई भी कदम उठाने के लिए 7 नहीं 1000 बार सोचना होगा। मत बोलो जुओ क्लैन की औकात हमारी इंपीरियल फैमिली से भी 100 गुना ज्यादा है। उनके अगर बस चले तो कब का इंपीरियल फैमिली को भी हटा दे। हम बिना किसी सबूत के ऐसे वैसे आगे जा नहीं सकते, क्योंकि फिर बाद में इसका रिजल्ट पूरी की पूरी इंपीरियल फैमिली को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाद में मासूम लोग भी मारे जा सकते हैं। उधर ठीक है, क्यों नहीं, मैं इस बारे में एम्पर को सूचित कर दूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। उधर क्यों नहीं। दूसरी तरफ हमामेट ये सारी बातें सुन लेता है। वो कहता है डैम इट यार, मैं उन लोगों को मार नहीं पाया आखिरकार। हमामेट अपने घर आता है। वो कहता है कि मैं हैरान हूँ आखिरकार, मेरी वो वाइफ आखिरकार कहीं उसे हर्ट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वो टारगेटेड हुई थी। वो जाता है कि क्या यहाँ पे है, तुम ठीक हो? उधर आप यहाँ पे? उधर मैंने सुना, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी तो मैं आया यहाँ देखने के लिए। तुम ठीक हो आखिरकार? मेरी वाइफ जो कि पिछली जिंदगी में एक पावरफुल एम्प्रेस थी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि इसे कुछ हो जाए आखिरकार। ये एकदम ठीक है। और पक्का इसके ऊपर जो असैसिन ने अटैक किया है उसने इसके अगेंस्ट में कुछ ना किया हो, ये तो नामुमकिन है। मैं शर्त लगाता हूँ इसने पक्का कोई ना कोई मतलब कि अटैक उसके ऊपर किया है। कुछ ना कुछ तो इसने उसके प्रति किया ही होगा। ये मैं क्या करूँ आखिरकार? मैं क्या बताऊँ अपने पति को कि मेरे पे एक असैसिन अटैक होता? मैं क्या बताऊँ? एक ऑर्डिनरी लड़की इस समय क्या सोचती होगी अगर ऐसे ऐसे कोई मूवमेंट हो? वो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी पति देव, मुझे डर लग रहा है। उधर डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे। इसने कुछ भी नहीं किया। मेरे ख्याल से मुझे भी अब थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए आखिरकार। ये ज्यादा चिंतित भी नहीं है आखिरकार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे ज्यादा फालतू में चिंता करी हूँ। पति देव हमें यहाँ से निकलना होगा इस पूरी कैपिटल सिटी को छोड़ के। देख के वो कहती कि माई लेडी ये कितनी अच्छे से पर्सनालिटी चेंज करती है। उधर ठीक है, तो अगला स्टेप। तभी वहाँ पे बाप आता है कि क्या हुआ बेटा? मैंने कुछ आवाज सुनी, मुझे ओल्ड फू ने बताया कि यहाँ पे कुछ चोर आए थे हमारे रेजिडेंट में, क्या उन्होंने अटैक किया? उधर नहीं, कोई आया था जिसने हमारे यहाँ पे गोश्त छोड़ दिए थे, तो मुझे उनको हटाने में दिक्कत हुई थी। वेल दीदी कहा आखिरकार, मैंने उनको पूरी दिन से नहीं देखा आखिरकार। उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से किसी न किसी ने उसके ऊपर भी अटैक किया होगा, उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ होगा। उधर वेल वो यहाँ पे नहीं है, वो अपने कैंप में गई है वहाँ पे जहाँ पे उसके सारे सोल्जर्स है। उसने कहा था कि वो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी, बाद में घर आएगी। अच्छा नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। पर वैसे आप दीदी को मत बताना कि यहाँ पे रेजिडेंस में क्या हुआ। मैं नहीं चाहती कि वो चिंता ले आखिरकार, उसे हमारी जरूरत पड़े। उधर ऑलराइट, वेल क्या तुमने अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपोज तो नहीं कर दिया ना? उधर नहीं, बस मैंने थोड़ी वार्निंग दी थी उस मास्कमैन को, पर किसी ने मेरी स्वॉर्ड को नोटिस कर लिया है कि उसे पता है कि वो हमारे जुओ रेजिडेंस से बिलोंग करती है। उधर इन द केस क्या तुमने उसे डील नहीं की? उधर उससे डील करना अगर इतना आसान होता तो बात ये लोग थी। वो बाई चुआंग था आखिरकार। ये सुन के वो कहता है क्या कहा बाई चुआंग? उधर डरिए मत, उनके पास हमारे पति को डायरेक्टली मतलब कि नहीं है, एविडेंस नहीं है। जब वो यहाँ आएंगे तो कह देंगे स्वॉर्ड चोरी हो गई थी कल रात को। वो कहता है तुम्हें लगता है कि आखिरकार एम्पर को बुद्धू बनाना इतना आसान है? यदि एक बार वो अगर किसी के ऊपर टारगेट कर लेता है तो वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उधर मास्टर मालिक हाँ यूं यहाँ पे आए हैं पहले से। उधर अब हम क्या करें? उधर कि डेकन और उनके बेटे जुओ, उन्होंने एक डिग्री उन्हीं की लॉन्च की है आपके लिए कि हिडन इमोर्टल सबमिट जो है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। और कल पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा मतलब कि सारे वॉरियर्स आने वाले हैं। तो कल एक बैंक्वेट रखी है, तो उनको अच्छा लगेगा कि उन्होंने आपको और आपके बेटे को और यहाँ तक कि थर्ड प्रिंसेस आप लोग अगर वहाँ आए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं हमारे प्योर पैलेस में जहाँ पे हम देखते हैं एम्पर बैठा होता है। मतलब वेल मिस्टर नोबल हुआंग, आपकी बेटी क्या ठीक है? क्या उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच है? क्योंकि वो मेरी कोकुम भाई जो है। ये सुन के वो कहता है कि हाँ टेंशन मत लीजिए, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे भी ज्यादा वैसे भी मेरे को कोई चिंता नहीं होगी कि आप मेरी बेटी अगर आपके साथ रहे तो तब तो ये तो अच्छी बात है।
हाँ बड़े कमाल के है। देन अब तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा करते हैं, और जैसा मैंने आपको कहा आपको वैसा करना है। उधर ठीक है, क्यों नहीं। कल की बैंक्वेट में मजा आएगा सच में। मैं हैरान हूँ कि मिस्टर डेकन अपने उस मासूम से बेटे को कैसे बचा पाते हैं। कौन सा एक्सपर्ट आता है आखिरकार उसे डिफीट करने के लिए। मतलब मैं सच लगा के कह सकता हूँ कल की जो सिचुएशन है एंटरटेनमेंट वो बड़ा कमाल का होगा। आखिरकार हमारे बाप बेटे दोनों अच्छे से सोच रहे होते हैं। बाप कहता है कि उन्होंने पक्का कोई ना कोई प्लान बनाया होगा हमें ट्रैप में डालने के लिए। वो कहता बट वो होता है पर लेकिन पिताजी उनके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है हमें फंसाने के लिए। हम अटेम्प्ट करेंगे उस बैंक्वेट को। यदि अगर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तब तो पक्का हम सस्पेक्ट के रूप में जाने जाएंगे। मतलब यदि वहाँ पे कुछ होता है तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं अपने पिताजी को अपनी वाइफ को लेकर वहां से बड़े आराम से निकल सकता हूँ। डैड मेरी बात सुनिए, क्या हमारे क्लैन के अंदर कोई एक्सपर्ट है जो कि यहाँ पे है। वो तो एक्सपर्ट, अरे यानी कि तुम मेरी बात कर रहे हो जो कि तुम्हारे सामने है। वो तो पक क्या बकवास करे आप। वो तो तेरे मैनर्स कहाँ गए, बापू तेरा मैं। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ वापस आकर का। हम कल के बारे में देखते हैं कि कल वो इडियट एम्परर क्या कर पाता है। वो तो कमीने कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ पूरी डिस्कस तो करा कि पूरा प्लान मेरे को भी बताओ। वो तो क्या मेरे बेटे को पता चल गया है क्या आखिरकार हमारे क्लैन में एक सुप्रीम लेवल का जो लाइट इमोर्टल से भी ऊपर है उस लेवल का एक एक्सपर्ट हमारे क्लैन में है जो कि पूरी एम्पायर फैमिली को तबाह कर सकता है। डैड मुझे बता नहीं रहा आखिरकार। मैं जानना चाहता हूँ कौन है, क्योंकि मेरी पुरानी जिंदगी में जहां तक मुझे पता है एक बार पता चला था मुझे कि हमारी फैमिली में भी कोई एक्सपर्ट था, पर मैंने कभी उसको देखा नहीं, एग्जिस्टेंस मेरे को पता भी नहीं है। यूजुअली एक्सपर्ट जो है वो एकदम ऑर्डिनरी दिखते हैं। कहीं ओल्ड शू तो नहीं, तभी वो गिर जाता है। होता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ना 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 ऐसा नहीं हो सकता आखिरकार। यार कोई ना, कल देखते हैं आखिरकार। और इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1000 लाइक का और कमेंट टारगेट है 150 कमेंट का। प्लीज जल्दी से जल्द करा दीजिए, इसका नया एपिसोड जल्द ही आ जाएगा। मिलते कल से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।